जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 32 पेपर है वो सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 23 फरवरी 2021 को जो 10:30 बजे पेपर हुआ था उस पेपर का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो बने रहेगा हमारे साथ में। और बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे भी सर पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाइएगा, तो उसका सॉल्यूशन है वो मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ। भी देखिएगा यहाँ पे, अब इसके अंदर है आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है अभी, और इस एप्लीकेशन के अंदर है वो आपको सारी की सारी पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, ये रही टारगेट हब के नाम से अपनी एप्लीकेशन है। थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं यहाँ पे, और ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी और इनको आप डाउनलोड कर लें। सारी की सारी जो पीछे आपकी क्लासें लगी थी उनकी और आगे जो आपकी क्लासें लगने वाली है उन सभी की पीडीएफ है वो आपको इसी टारगेट हब आपके एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, और लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से जाकर के आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और आप डाउनलोड करने के बाद में 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिए ताकि हम आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट तैयार कर सकें। और रही बात टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज जल्द ही इसी के ऊपर है वो आपकी अपलोड कर दी जाएगी, और आपको है वो इस प्रकार का वहां पे दिखाई देगा भी बैनर। एप्लीकेशन को जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपको इस प्रकार का बैनर दिखाई देगा, और इसमें आपको रेलवे एनटीपीसी पेपर पीडीएफ सीबीटी 1 2021 में जो पेपर अभी मैं करवा रहा हूं आपको, वो सारे के सारे ऑल प्रीवियस ईयर के पेपर पीडीएफ है, और सारे जो पेपर आपको मिलेंगे उनकी लैंग्वेज है वो हिंदी मीडियम के लिए है, और ऑफिशियल आंसर की के साथ में भी। ठीक है, तो इस पे आप है वो इनको डाउनलोड कर सकते हैं अभी। तो टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और सारी की सारी पीडीएफ है वो आपको वहीं पे मिलेगी। इट्स ओके। चलो अभी शुरू करते हैं आज का सेशन अपना, और इसको कंटिन्यू रखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है भी उस विकल्प का चयन करना आपको, जैसे भेड़ से भेड़ा बना है, भेड़ से भेड़ा बना है, तो यहां पे हिरणी से क्या बन जाएगा, बारहसिंगा बन जाएगा। जैसे भेड़ है वो एक क्या है, मादा नाम है, भेड़ है वो मादा नाम है। उसी प्रकार से भेड़ा है वो एक क्या है, नर का नाम है। उसी प्रकार से हिरणी है ये क्या है, मादा का नाम है, और बारहसिंगा है वो क्या हो जाएगा, आपका नर का नाम हो जाएगा भाई। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अभी इसके अंदर है वो आपको पूछा गया है भी भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट हिबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है। भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट हिबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है। आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होता है, आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होता है। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपको आर्टिकल 32 के अंदर है वो ये 5 प्रकार की रिटें दी रखी है भी, बंदी प्रत्यक्षीकरण की, प्रतिषेध की, उत्प्रेषण की। ठीक है, इस प्रकार से 5 रिटें आपको यहां पे दी जाती है। तो उसमें हिबियस और कॉर्पस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो ये होता है, आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होता है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ये कर्नाटक के अंदर है। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, जब किसी संख्या के 30% में 38 जोड़ा जाता है तो परिणाम 50 प्राप्त होता है। तो संख्या आपको ज्ञात करनी है। अब यहां पे देखो भी मैंने वो संख्या मान ली x है। अब इस x का क्या करना है, मेरे को 30%, इस x का 30% ज्ञात करना है, और इस x का 30% में 38 जोड़ा जाता है, तो मैंने 38 जोड़ दिया तो परिणाम क्या हो जाएगा, 50 प्राप्त होगा। अब यहां से इसका क्या कर लो, आप एलसीएम ले लो। एक प्रकार से एलसीएम लोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 100 एलसीएम आ जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास में 30x और प्लस में यहाँ पे ये 38 हो जाएगा। अब ये 100 यहाँ पे तो भाग में है, दूसरी साइड में जाएगा तो ये गुणा में चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा अभी। ठीक है, यहां से ये कैंसिल हो गया। अब देखो भी 3800 यहाँ पे प्लस के है, बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 5000 में से 38 हो जाएगा, तो आपके पास में कितना बचेगा, 1200 बचेगा। और ये किसके बराबर है, 30x के बराबर है।
आपको चाहिए x का मान, यानी वो संख्या चाहिए, x का मान चाहिए तो एक 0 से एक 0 कैंसिल कर दो, 3 एकम 3 और 3 चौके 12 यानी 40, तो x का मान है वो 40 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको यहाँ पे दे रखा भी PISTA और इसको क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है OGPPV लिख रहा है। अब यहाँ पे देखो भी O आता है 16 पे, 16 और माइनस कर दिया एक तो 15 पे O आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पे I आता है 9 पे, -2 कर दिया 7 आ गया, और S आता है 19 पे, -3 कर दिया, -4 कर दिया और -5 कर दिया। इस प्रकार से है, तो यहाँ पे -5 करेगा, सॉरी -1 करेगा तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा। और L से -2 करेगा, L आता है 12 पे तो -2 करेगा तो J आ जाएगा। और M आता है 13 पे, -3 करेगा तो J आ जाएगा। और O आता है 15 पे, -4 करेगा तो K आ जाएगा। और N आता है 14 पे, -5 करेगा तो ये चला जाएगा आपका कितने पे चला जाएगा अभी, यानी 1 2 3 4 5, 14 में से 5 गया 9, यानी I चला जाएगा। और उसके बाद में D आता है 4 पे, 6 करेगा माइनस, तो ये X 24 पे चला जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। इसने बोला है भी A और B मिलकर किसी कार्य को 4 घंटे में पूरा कर सकते हैं, B और C मिलकर किसी कार्य को उसी कार्य को 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि A और C मिलकर उसी कार्य को 8 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो C अकेला उस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा, ये आपको बताना है। देखो भी A प्लस में B 4 घंटे के अंदर है, B प्लस में C है वो आपको 6 घंटे के अंदर मिलेगा, और A प्लस में C आपको कितने घंटे में कार्य कर रहा है, ये 8 घंटे में। इनका एलसीएम ले लो भी, एलसीएम 24 आ जाएगा, तो 4 छिक्का 24 और 6 चौका 24 और 8 तिया 24, यानी A और B दोनों मिलकर के एक घंटे के अंदर 6 कार्य कर रहे हैं, B और C दोनों मिलकर के 1 घंटे के अंदर 4 कार्य कर रहे हैं, और A और C दोनों मिलकर के 1 घंटे के अंदर 3 कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे सारा का सारा, यानी एक प्रकार से ये हो जाएगा भी इसमें क्या है, 2 A काउंट हो रहा है, 2 B आपका काउंट हो रहा है और 2 आपका C काउंट हो रहा है। तो यहाँ पे 2 में पहले से ही कॉमन ले लेता हूँ भी, पहले कॉमन ले लिया तो A प्लस में B प्लस में C आ गया मेरे पास में, और ये दोनों ये मिलकर के 4 4 10 और 3 13 यानी 13 कार्य कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया भी आप या तो क्या करो, इस जो आपका कार्य दे रखा है इस कार्य का दुगुना कर दो, या फिर आपका एक दिन का जो 1 घंटे का जो आपका वर्क आया है, 1 घंटे की जो कार्य क्षमता आई है उसको आधा कर दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो A प्लस में B प्लस में C तीनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो ये हो जाएगा 48/13, 48/13, तो ये आपके पास में 48/13 आ जाएगा भी, 48/13 घंटे के अंदर कंप्लीट कर देंगे। लेकिन आपको तो चाहिए C चाहिए, तो आप क्या करोगे, AB वाला पोर्शन है ना वो यहां से घटा दो, AB वाला पोर्शन है वो इसमें से घटा दो भी, तो AB वाला पोर्शन इसमें से घटाओगे तो एक प्रकार से क्वेश्चन ये इस प्रकार से बन गया। अब आपको पता है भी A प्लस B प्लस C ये मिलकर के यानी तीनों मिलकर के 48/13 घंटे के अंदर है वो कार्य कंप्लीट कर रहे हैं, और A प्लस में B दोनों मिलकर के 4 घंटे के अंदर कार्य कर रहे हैं। तो अब इसका एलसीएम ले लो, अब इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा आपके पास में 48, 48 से 48 कट गया तो यहाँ पे आ गया 13, और इसका अगर अपन डिवाइड करेंगे तो ये 12 चौका 48 यानी 12 आ जाएगा। अब देखो भी A और B दोनों मिलकर के एक दिन के अंदर कितना कार्य कर रहे हैं, 1 घंटे के अंदर 12 कार्य कर रहे हैं, और ये तीनों मिलकर के 1 घंटे के अंदर 13 कार्य कर रहे हैं। तो कहने का मतलब C 1 घंटे के अंदर एक ही कार्य कर रहा है, भी C है वो 1 घंटे के अंदर एक ही कार्य कर रहा है, तो C है वो 48 कार्य को कितने घंटे में करेगा, तो 48 घंटे के अंदर है वो उनको कंप्लीट कर देगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, कुछ फलों को A B C और D में 3 4 5 और 7 के अनुपात में वितरित किया गया है, ठीक है। यदि A को 192 फल मिले हैं तो B और C को कितना फल मिला ये आपको बताना है। देखो भी ये 3 ये 4 ये 5 और 7 इनका रेशियो आपको दे रखा है, ये A का है, ये B का है, ये C का है, ये D का है। अब यहाँ पे A का रेशियो 3 है, लेकिन A की वैल्यू कितनी दे रखी है 192, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 3 छिक्के 18 बच गया, 3 चौके 12 यानी 1 का मान 64 आ गया, 1 का मान 64 आ गया। आपको बताना किसका, B और C का, यानी B और C का बताना है। B और C का मान कितना है, 4 और 5 9, यानी 64 को 9 के साथ में मल्टीप्लाई करवा दो, 9 चौका 36 3 और 9 तिया 54, 54 और 3 57, तो 576 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि 1 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है।
अब इसके अंदर आपको बताना भी महिला, बच्चों और शिक्षकों के बीच में सही संबंध आपको बताना है। तो कुछ जो महिलाएं हैं वो क्या होते हैं भी, कुछ महिलाएं शिक्षक हैं, कुछ जो आपके महिलाएं हैं वो आपका शिक्षक हो गया, और उसके बाद में कुछ जो आपके शिक्षक हैं वो महिलाएं भी हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं तो ये आपका महिला वाला आ गया, ये महिला बीच वाला है ना, ये महिला वाला आ गया, ये महिला वाला आ गया। कुछ महिलाएं हैं वो बच्चों के रूप में होती हैं, और कुछ महिलाएं हैं वो क्या है, शिक्षक भी होती है। ये शिक्षक का आ गया और ये आपका बच्चे का आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे कंपास क्या होता है भी, तो ये नेविगेशन के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करता है, और ये नेविगेशन के लिए यानी एक प्रकार से दिशा का ज्ञान करने के लिए कंपास का यूज किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में एक्टिनोमीटर क्या होता है, तो ये विकिरण की तीव्रता को मापता है। एक्टिनोमीटर होता है वो क्या करता है, विकिरणों की तीव्रता को मापने का कार्य करता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, इलेक्ट्रोस्कोप है वो विद्युत आवेश की उपस्थिति का सहसुंचन करता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रोस्कोप विद्युत आवेश की उपस्थिति का सहसुंचन करता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन साइक्लोट्रॉन ये क्या है, छोटे परिमाण वाले चक्रवातों को मापता है, ये बिल्कुल गलत बात है, ये क्या है, सही सुमेलित नहीं है। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, 2011 की जनगणना के अनुसार किसे साक्षर व्यक्ति माना जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर कौन है भी, तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भाषा को समझने के साथ साथ पढ़ व लिख सकता है उसे साक्षर बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 11 नंबर क्वेश्चन। अब 11 नंबर क्वेश्चन में समीकरण के अकॉर्डिंग आपको बताना है यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। अगर मैं बात करता हूँ 4 और 5 को मल्टीप्लाई कर दूं और मेरे पास से +1 कर दूं, 4 5 20 और +1 21 हो गया। इसी प्रकार से 7 और 8 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 56 आ जाएगा, और प्लस मेरे पास से 1 कर दिया 57 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे 6 और 9 को मल्टीप्लाई करूंगा 54 होगा, और +1 कर दिया 55 हो गया। और इसी प्रकार से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 दिया 15 और +1 कर दूंगा तो ये हो जाएगा 16। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको यहाँ पे 4 है वो ट्रायंगल दे रखे हैं, और इस ट्रायंगल के अंदर है वो आपको बता रखा है, ये देखो यहाँ पे ट्रायंगल ए प्रेजेंटेड द नंबर ऑफ पीपल बाय हु प्ले फुटबॉल, यानी जो आपका ए है, ए ट्रायंगल है, ये फुटबॉल वाले को दर्शाएगा अभी, ठीक है। उसके बाद में बी ट्रायंगल है वो रिप्रेजेंटेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बास्केटबॉल वाले को कर रहा है, ये बी से बास्केटबॉल वाले को करेगा। और सी और डी क्रमशः किसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो सी है वो आपका टेनिस को रिप्रेजेंट करेगा, टी से टेनिस हो गया, और आपका डी है वो वॉलीबॉल को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसमें बोला ये है बी हाउ मेनी पीपल प्ले फुटबॉल और बास्केटबॉल, यानी ऐसे कितने लोग हैं जो फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं लेकिन नॉट टेनिस, लेकिन टेनिस नहीं खेलते, फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं। कहने का मतलब ए और बी दोनों कॉमन होंगे इसमें, फुटबॉल और बी से बास्केटबॉल खेलते हैं लेकिन टेनिस नहीं खेलते, यानी सी वाले में नहीं आना चाहिए, इस सी वाले डायग्राम के, इस सी वाले ट्रायंगल के अंदर नहीं आना चाहिए। तो यहां पे एक तो आपका हो गया 2, एक तो आपका 2 हो गया, ठीक है, एक आपका 3 हो गया, और एक आपका 2 3, और उसके बाद में एक आपका हो गया 7, ये 7 हो गया, और एक आपका 4 हो गया, और एक आपका 1 हो गया। तो इन सभी को जोड़ लो, इन सभी को जोड़ोगे तो ये क्या है, फुटबॉल और बास्केटबॉल वाले में ही आ रहे हैं, बाकी है वो टेनिस वाले में नहीं आ रहे। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 और 4 16 और 1 17। तो टोटल कितने हो जाएंगे भाई, 17 हो जाएंगे। टोटल व्यक्ति पूछे हैं इसने, टोटल व्यक्ति पूछे हैं, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। अब कंपेरिजन करेंगे, सबसे छोटी है तो देखो 7/8 और ये है 7/10। अब कंपैरिजन करोगे तो आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 दाएं 70 और 8 7 56। तो अब देखो भी 70 बड़ा है या फिर 56 बड़ा है, तो आप बोलोगे सर ये 56 बड़ा है, सॉरी 70 बड़ा है, तो बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 7/8 है वो क्या है, बड़ी भिन्न है। अब 7/10 का कंपैरिजन करवाओगे 3/4 के साथ में, तो 7/10 का 3/4 के साथ में कंपैरिजन करवा दो, तो ये हो जाएगा 7 8 56,
सॉरी 7 चौके 28 और ये हो जाएगा 30। अब 30 बड़ा है या फिर 28, तो आप बोलोगे सर 30 बड़ा है, तो इसका मतलब 3/4 भिन्न है वो बड़ी है। अब कंपैरिजन कराओगे 7/10 का 5/7 के साथ में। अब 5/7 के 7 7 49 और ये हो जाएगा आपके पास में 50। तो यहाँ पे 50 बड़ा है या फिर 49, तो 50 बड़ा है, तो इसका मतलब सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी 7/10, जो कि आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी ए किसी कार्य के 1/5 भाग को 12 दिन में पूरा कर सकता है। अब इसका मतलब समझो आप, मतलब ये होता है भी ए किसी कार्य का 1/5 भाग, यानी आपके पास में टोटल जो कार्य है वो है 5, उसमें कर कितना रहा है 1, और एक करने में कितने दिन ले रहा है 12 दिन ले रहा है। कहने का मतलब एक कार्य करने में 12 दिन ले रहा है, तो टोटल 5 कार्य है, तो 5 कार्य करने में या फिर 5 भाग है, यानी एक भाग करने में 12 दिन ले रहा है, तो 5 भाग करने में कितना दिन लेगा, तो 5 भाग करने में 12 5 60, यानी एक। अब अपन बोल सकते हैं ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, ये बोल सकते हैं। बी उसी कार्य का 20% भाग है वो 10 दिन में पूरा करता है। अब 20% को फ्रैक्शन में चेंज कर लो, बी एकम बी, बी 5 100, यानी 1/5। अब देखो भी एक भाग करने में 10 दिन लेता है, तो 5 भाग करने में कितना दिन लेगा, तो 50 दिन लेगा। तो यहां से क्वेश्चन ये बन गया, बी है वो उसी कार्य को 50 दिन में पूरा करता है, ए 60 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 50 दिन में पूरा करता है। सी उसी कार्य का 1/6 भाग 8 दिन में पूरा करता है, 1/6 भाग 8 दिन में पूरा करता है, यानी 1 भाग 8 दिन में पूरा करता है, तो 6 भाग कितने में करेगा 48, तो सी है वो 48 दिन में उस कार्य को कंप्लीट करेगा। इसी प्रकार से डी है वो 1/5 भाग, तो डी 1/5 भाग यानी एक भाग करने में 12 दिन लेता है, तो 5 भाग करने में 60 दिन लेगा, तो डी है वो कितने दिन लेगा 60 दिन लेगा। अब यहाँ पे यदि चारों लोगों एक ही समय पर, यदि 4 लोग कार्य को एक ही समय पर शुरू करते हैं, तो उनमें से कौन सबसे पहले कार्य करेगा। देखो भी अब यहां से अपन बता सकते हैं ए 60 दिन में कंप्लीट करेगा, बी 50 दिन में कंप्लीट करेगा, सी 48 दिन में कंप्लीट करेगा, डी है वो 60 दिन में कंप्लीट करेगा। तो सबसे पहले कार्य कौन करेगा, तो सबसे पहले कार्य तो सी करेगा, क्योंकि सी 48 दिन में कंप्लीट कर देगा, तो इसका मतलब सी है वो सबसे पहले कार्य करेगा। देन उसके बाद में 50 जो बी है वो कंप्लीट करेगा, और ए और डी है वो दोनों है वो 7 कंप्लीट करेंगे एक साथ। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब यहां पे अपन बात करते हैं 15 × 27 × x, और बराबर में इसके ऊपर क्या है भी रूट है, और बराबर में है आपके पास में 180। अब मैं करूं क्या, अब मैं ये कर दूं भी दोनों और मैं वर्ग कर दूं, दोनों और वर्ग कर दूं, तो यहां से मेरे पास में ये क्या है हट जाएगा भी, यहां से ये आपका रूट है वो हट जाएगा, और यहां पे वर्ग करूंगा तो ये 180 एक और आ जाएगा। अब देखो भी आपको तो x का मान चाहिए, x का मान चाहिए, तो ये आपके पास में हो गया 15 × 27 × x बराबर में ये आपके पास में 180 × 180। मैं स्क्वायर नहीं करूंगा, इसका वर्ग नहीं करवाऊंगा एक प्रकार से, ठीक है, ऐसे लिखूंगा और काटूंगा। अब देखो भी ये क्या है, इसके गुणा में है, इधर जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा, तो 15 × 27 कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भी 9 से काटो, 9 2 18 और 9 3 27, 3 एकम 3 और 3 6 18 60, 15 एकम 15, 15 चौका 60 और 20 चौका 80। तो यहाँ पे x का मान क्या आ गया 80 आ गया। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, खोया पाया एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी उल्टा है, खोना पाना तो व्यय करना और बचत करना, तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, किसी संख्या को भिन्न 42/45 के अंश और हर में से घटाने पर प्राप्त भिन्न 5/6 के बराबर हो जाती है। अब ये भिन्न आपके पास में 42/45। अब मैं क्या करता हूं, उसमें x ये क्या कर रहा है घटा रहा है, तो मैं भी घटा दूं भी, यहाँ पे घटाऊंगा तो मैं x घटा देता हूं, -x और -x, यानी अंश और हर में से संख्या घटानी है, तो ये बन जाएगा आपका 5/6 के बराबर आ जाती है। अब इसका वज्र गुणा करवा दो, वज्र गुणा करवाओगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 6 2 12, 6 चौका 24 और 1 25, और माइनस का ये आ जाएगा 6x, और बराबर में ये आपके पास में हो जाएगा 5 5 25, 5 चौका 20 और 2 22, और बराबर में माइनस का क्या आ जाएगा 5x हो जाएगा। अब देखो भी ये 5x माइनस का है, बराबर से दूसरी साइड में लेके जाओ तो यहाँ पे माइनस का x बचेगा, क्योंकि ये 5x है वो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे ये 252 है, ये प्लस के हैं, बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा भी, ये आपका माइनस का हो जाएगा 252। अब 252 में से 225 है वो आप माइनस कर दो भी, तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, और उसके बाद में 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ पे 4 4 में से 2 गया 2,
तो ये आपके पास है माइनस का 27 बच गया। माइनस का x बराबर माइनस का 27, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा भाई, आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और ये आपके पास में x का मान क्या आ गया, 27 आ गया। x का मान 27 आ गया। आपको पूछा क्या है, तो यहाँ पे कौन सी संख्या यानी किस संख्या को घटाया तभी 5/6 हुआ। तो 27 घटा दोगे ना, अंश और हर में से 27 आप घटा दो, तो ये जो आपकी भिन्न है वो 5/6 के बराबर हो जाएगा। एक नंबर ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब इसमें देखो भी पहली 25 विषम संख्याओं का योगफल आपको ज्ञात करना है। कैसे करोगे, फॉर्मूला होता है Sn बराबर क्या होता है, a/2 और a प्लस में l, ये फॉर्मूला होता है इसका। अब ये फॉर्मूला आप सम संख्या का योग ज्ञात करने के लिए भी लगा सकते हो और विषम संख्या का योग ज्ञात करने के लिए लगा सकते हो। a यहाँ पे क्या है, पहली विषम संख्या होगी, और l यहाँ पे क्या है, अंतिम विषम संख्या होगी, और a यहाँ पे क्या है, टोटल संख्या होगी। अब देखो भी टोटल संख्या कितनी है, 25 है। 25 है तो 25 लिख दो, अपॉन में 2 लिख दो, इंटू यहाँ पे a का मान क्या है, तो पहली विषम संख्या क्या है, पहली 25 विषम संख्याएं हैं, तो पहली विषम संख्या 1 हो जाएगी इसमें, और प्लस में लास्ट विषम संख्या क्या हो जाएगी, 49 हो जाएगी। लास्ट विषम संख्या है वो 49 होगी, क्योंकि आप 49 तक जाओगे ना तब यानी टोटल 50 तक जाओगे तो इसमें 25 तो विषम आ जाएगी पहली, और 25 ही सम संख्या आ जाएगी पहली, ठीक है। तो इसके बाद में ये हो जाएगा 25 अपॉन में 2 इंटू 50, तो 2 एकम 2, और ये 25 बार कटेगा तो 25 या 625 हो जाएगा। तो इसका जो योगफल आया है वो कितना आ जाएगा, 625। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इस आपके फॉर्मूले से आप है वो क्या ज्ञात कर सकते हैं, सम संख्या का भी योग ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है कौन सा नियम इसके अंदर लग रहा है। आपके पास में ये ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पे देखो भी 7 और 4 बराबर 27/4 लिख रहा है। ये किस पर कैसे लिख रहा है ये, अगर मैं एक प्रकार से देखूं भी 7 और ये 4 है, तो 7 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करवा दूं और माइनस कर दूं 1, और बराबर कितना आ जाएगा, 7 चौके 28 माइनस में 1 यानी 27, और 27 में ये जो संख्या है इसका क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो 27/4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से 6 को और 1 को मल्टीप्लाई करूं और माइनस कर दूं 1, माइनस क्या करूं 1 करूं, और यहां पे जो दूसरी संख्या है उससे क्या करना है, मेरे को डिवाइड करना है। तो 6 एकम 6 और 1 माइनस हो गया तो 5 बच गया, और 5 में मैं 1 का डिवाइड करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। इसी प्रकार से 4 इंटू 3 और माइनस करना 1, 4 × 12, 12 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 में से 1 जाएगा तो 11 बचेगा, और दूसरी संख्या का आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, तो ये 11/3 आ गया। इसी प्रकार से इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू बी, ठीक है, या फिर a इंटू बी -1, और अपॉन क्या करना है, दूसरी संख्या का भाग करना है। दूसरी संख्या यहाँ पे है क्या, b, तो b का भाग कर दो। तो ये आपके पास थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिखे तो ab -1 अपॉन में 2 आ जाएगा, ab -1 अपॉन में 2, जो कि आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल 2 नहीं सॉरी b आएगा अभी। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा अभी। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। 2 त्रिभुजों के आधारों का अनुपात 4:5 दे रखा है, और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है वो 8:15 दे रखा है। तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसमें आपको एक प्रकार से पहले मैं इसका देख लेता हूं भी। आपको पता है भी सिंप्लीफाई, अगर एक थोड़ा सा सोचें भी, यहां पे आपको एक तो आधार दे दिया और ऊंचाई आपको पूछ रहा है और क्षेत्रफल आपको दे दिया, तो आप क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। एक सिंपल सा फॉर्मूला था 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, वो लगा दो तो ये हो जाएगा 1/2, और आधार कितना आपके पास में 4 है, और ऊंचाई आप मान लो h, और बराबर क्या है आपके पास में 8 है। अब 2 एकम 2 और 2 चौके 2 एकम 2 और 2 दूए 4, तो ये आपके पास में कितना आ गया, h बराबर क्या हो जाएगा, तो 8/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 एकम 2 2 चौके 8, तो ये आपके पास में h आ गया, यानी ऊंचाई कितनी आ गई इसकी, 4 आ गई। अब दूसरी कंडीशन में देख लो, दूसरी क्योंकि 2 त्रिभुज दे रखे हैं, दूसरी कंडीशन में अब की बार बेस कितना लेना है, 5 लेना है। तो 1/2 इंटू 5 इंटू h बराबर में आपके पास में कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। अब ये जो आपका 2 है ना, ये 2 यहाँ पे भाग में दूसरी साइड में जाएगा तो ये गुना में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा h बराबर क्या हो जाएगा, तो h बराबर 15 इंटू 2 अपॉन में 5, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 3 2 6, तो ये हो जाएगा 4:6। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो तो 2 2 4 और 2 3 6, तो 2:3 है वो इसकी ऊंचाइयों का रेशियो आ जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है? तो एंजाइम होता है वो एक क्या होता है? जैविक उत्प्रेरक होता है, यानी एक नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहें भी, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक कीजिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। देखो भी 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोला गया भी, यदि एक समबाहुभुज के सभी अंतः कोण 120 डिग्री हैं तो बहुभुज के कोणों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। बहुभुज के विकर्णों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। अब यहां से अपन क्या कर सकते हैं, यहां से अपन एक प्रकार से इसका भुजा ज्ञात कर सकते हैं। भुजा अगर आपके पास में है तो आप है वो विकर्णों का यहां पे संख्या ज्ञात कर सकते हैं। विकर्ण कैसे आपको पता है भी, भुजा कैसे ज्ञात करेंगे भी, अंतः कोण बराबर क्या होता है भी, अंतः कोण प्लस में बाह्य कोण, अंतः कोण प्लस में बाह्य कोण बराबर क्या होता है? बराबर होता है 180 डिग्री। अब ये आपके पास में 120 डिग्री है, प्लस में इसको x मान लिया तो यहाँ पे 180 डिग्री है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? तो 120 इसमें से माइनस होगा तो ये आपके पास में कितना बचेगा? 60 बचेगा, यानी बाह्य कोण की माप कितनी आ गई? 60 डिग्री आ गई। अब आपको पता है भी भुजा बराबर क्या होता है? भुजा बराबर होता है 360 अपॉन में बाह्य कोण। बाह्य कोण कितना है? 60। बाह्य कोण 60 है तो 0 से 0 6 कम 6 6 का 36, यानी भुजा आपके पास में कितनी आ गई? 6 आ गई। भुजा 6 आ गई। अब फॉर्मूला आता है विकर्ण ज्ञात करने का। विकर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? तो विकर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है n और n माइनस में 3 और अपॉन में 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। n और n माइनस में 3 अपॉन में 2। अब यहाँ पे देखो भी n आपके पास में क्या है? 6 है, इंटू 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 और अपॉन में 2, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 3 तिया 9, तो विकर्णों का फॉर्मूला विकर्ण कितने हो जाएंगे? तो 9 हो जाएंगे। तो विकर्णों की संख्या 9 हो जाएगी, जो कि एक नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोई भी बहुभुज है उनके विकर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला n माइनस में 3 अपॉन में 2 होता है। भी आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको दे रखा है भी, दो समरूप त्रिभुजों यानी त्रिभुज XYZ और त्रिभुज LMN के परिमाप क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर दे रखे हैं। यदि LM आपको 12 सेंटीमीटर दे रखा है तो XY की लंबाई कितनी है ये आपको बतानी है। तो यहां पे आप याद रखना भी, दो समरूप त्रिभुज हैं, दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनके उन त्रिभुजों का परिमाप है वो, दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप है वो किसके बराबर होता है? तो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। भी समरूप त्रिभुजों की भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, ये याद रखना भी। यहां पे ये आपका त्रिभुज x y और z है। त्रिभुज अपन बना लेते हैं भी इस प्रकार से, ये रहा त्रिभुज आपका, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। x इसको y दे दो और इसको z दे दो। दूसरा जो समरूप त्रिभुज है वो आपका ये रहा और इसमें आपका हो जाएगा L M और N। अब इसमें आपको इसका 48 दे रखा है परिमाप और इसका 32 दे रखा है, और यहाँ पे LM आपको कितना दे रखा है? तो LM है वो आपको 12 दे रखा है। अब मैंने आपको बताया था भी, समरूप त्रिभुजों का जो परिमाप है वो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है भी। तो यहाँ पे त्रिभुज X Y और Z का परिमाप अपोन में त्रिभुज LMN का परिमाप किसके बराबर होगा? तो उनकी संगत भुजाओं के बराबर होगा भी, संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। इस प्रकार से बराबर होगा, यानी XZ अपोन में LN बराबर होगा YZ अपोन में MN के। ठीक है, अब इसके अंदर है वो आपको दे क्या रखा है? तो उसको इसमें आपको ओनली फॉर दे ये रखा है भी, इसका परिमाप दे रखा है 48 और LMN का परिमाप दे रखा है 32, बराबर में XY आपको ज्ञात करना है और यहाँ पे LM आपको दे रखा है 12। अब इसका वज्र गुणा करवा दो, वज्र गुणा करवाओगे तो ये आपके पास में XY बराबर क्या आ जाएगा? 48 इंटू 12 अपोन में 32। अब ये 8 से कट जाएगा, 8 चौके 32 और 8 सिक्का 48, 4 कम 4 और 4 तिया 12, तो ये XY 6 तिया 18,
एक्स वाई कितना आ जाएगा, तो 6 18 सेंटीमीटर, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो वेद समाज एक घरालू नायडू, वेद समाज की स्थापना है वो घरालू नायडू ने की थी, ये सुमेलित नहीं है। बाकी स्वराज दल की स्थापना CR दास ने की थी, वैज्ञानिक समाज की स्थापना MN रॉय ने की थी, और भूदान आंदोलन की स्थापना है वो विनोबा भावे ने की थी। इट्स ओके, लेकिन वेद समाज की स्थापना घरालू नायडू ने नहीं की थी। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट पे चलता हूं 26 नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां स्थित है? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहां पे है? तो वो कोलकाता के अंदर है। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, आपके सामने कथन आपको दे रखा है भी, आज रात यदि मैं अपने डोनट के लिए खमीर और चीनी के साथ आटा गूंदता हूं तो मैं कल शाम उन्हें बेक करके अपने अतिथि को ताजा परोस सकने में सक्षम होऊंगा। यानी आज रात यदि मैं अपने डोनट के लिए खमीर और चीनी के साथ आटा गूंथूंगा ना, तो कल शाम जो उनके ब्रेकफास्ट के ऊपर आने वाले जो अतिथि हैं उनके लिए ताजा परोस सकने में सक्षम होऊंगा। अब कार्यवाही क्या है? मुझे आटा को खराब होने से रोकने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि अच्छी बैंकिंग हो सके। बिल्कुल सही बात है अभी। और अगर आटा अभी वो गूंथ के छोड़ रहा है और कल शाम क्या है, उसके मेहमान आने वाले हैं, तो अगर वो आटा को खराब होने से बचाएगा तभी वो क्या है, कल शाम को ताजा परोस के खुआएगा उसको। मुझे कल आ रहे अतिथियों का कार्यक्रम रद्द कर देना चाहिए, ये तो नेगेटिव है, एक प्रकार से नेगेटिविटी है, इसको गलत करो। ठीक है, मुझे अपने डोनट रेसिपी के अनुसार चलना चाहिए और उन्हें सही तापमान पर बेक करना चाहिए। सही तापमान पे क्या है, बेक करना चाहिए, ताकि क्या है, में वो जो भोजन परोसेगा वो क्या है, खराब ना हो। तो ये भी सही है, दोनों के दोनों सही है, पहले और तीसरा। दूसरा गलत है भी इसमें आपका, तो 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको दे रखा है भी, रूट x प्लस में 10 दे रखा है और बराबर में रूट के अंदर है वो 529 दे रखा है। अब रूट से बाहर आएगा तो 23 के रूप में बाहर आ जाएगा। 23 बराबर में यहाँ पे जो x है वो रूट के अंदर है और प्लस में ये 10 है, बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा रूट x बराबर में 13 हो जाएगा। अब यहां से रूट हटाएंगे, रूट कैसे हटेगा? अगर यहां से रूट हटाएंगे, रूट हटेगा, दोनों और क्या कर दो, वर्ग कर दो, दोनों और वर्ग कर दो, वर्ग कर दोगे तो यहां से रूट हट जाएगा, यानी x आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा 169। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169, तो x का मान आ जाएगा 169, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो जैन मठ संस्थानों को क्या कहते हैं? बसादिश कहते हैं। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 30 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें आपको कथन दे रखा है भी, दिल्ली की सभी नृत्य कक्षाओं में सिखाई जाने वाली कुछ नृत्य शैली हिप हॉप, कंटेम्पररी और कथकली है। यानी जो दिल्ली में सभी नृत्य कक्षाओं में सिखाई जाने वाली जो कुछ नृत्य शैलियां कौन सी है? हिप हॉप है एक तो, और एक कंटेम्पररी है, और एक कथकली है। दूसरा क्या है, दिल्ली में किसी भी नृत्य कक्षा में कचपुड़ी नृत्य नहीं सिखाया जाता, यानी कचपुड़ी नृत्य है वो दिल्ली में नहीं सिखाया जाता। तीसरा कथन है, दिल्ली की कुछ नृत्य कक्षाओं में सालसा और ओडिसी नृत्य सिखाया जाता है, वो भी क्या है, कुछ नृत्य कक्षाओं में सिखाया जाता है। सभी नृत्य कक्षाओं में क्या क्या सिखाया जाता है? सभी नृत्य कक्षाओं में हिप हॉप सिखाया जाता है, और एक कंटेम्पररी सिखाया जाता है, और एक कथकली सिखाया जाता है। अब निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष निकला, दिल्ली की सभी नृत्य कक्षाओं में सालसा नृत्य सिखाया जाता है। क्या? बिल्कुल गलत बात है। सालसा नृत्य है वो कुछ ही नृत्य कक्षाओं में सिखाया जाता है, सभी के अंदर नहीं सिखाया जाता। ठीक है, तो ये गलत हो गया। दिल्ली की कुछ नृत्य कक्षाओं में कथकली नृत्य नहीं सिखाया जाता। दिल्ली की कुछ कथकली नृत्य, तो ये रहा भी कथकली, तो सभी कक्षाओं के अंदर सिखाया जाता है। ये देखो, इसने सभी नृत्य कक्षाओं में क्या है, कथकली सिखाया जाता है, तो ये इस प्रकार से गलत हो गया। दिल्ली में एक भी नृत्य कक्षा ऐसी नहीं है जिसमें हिप हॉप नृत्य न सिखाई जाती हो। कहने का मतलब हिप हॉप नृत्य है वो सभी में सिखाया जाता है, और ये रहा आपका हिप हॉप नृत्य, वो क्या है, सभी के अंदर सिखाया जाता है। 3 नंबर
जो निष्कर्ष है वो बिल्कुल सही है, बाकी दोनों गलत है भी। तो 1 नंबर ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इनमें से कौन सी तरंगे मनुष्य के लिए सर्वे तरंगे हैं? मनुष्य जिसे सुन सकता है, मनुष्य जिसे क्या है, सुन सकता है, तो वो होती है आपकी 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज की आवर्ती रेंज वाली जो तरंगे होती है, उन तरंगों को मनुष्य सुन सकता है। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे आपकी 3 प्रकार के तरंगे होती हैं, जिसे अपन एक तो सर्वे तरंगे यानी जिसे मनुष्य सुन सकता है, यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से तक की जो तरंगे होती हैं वो मनुष्य सुन सकता है। अगर 20 हर्ट्ज से कम है, अगर 20 हर्ट्ज से कम है उसे क्या मनुष्य नहीं सुन पाता, तो उससे क्या बोलेंगे, अवसर्वे, अवसर्वे या फिर इसे अपसर्वे तरंगे बोलते हैं भी, अपसर्वे तरंगे बोलते हैं, जो कि 20 हर्ट्ज से कम होती है। और एक तरंग होती है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है, ज्यादा होती है, जिसे भी मनुष्य है वो नहीं सुन सकता, और उसे अपन क्या बोलेंगे, प्रासर्वे तरंगे बोलते हैं। उसे क्या बोलेंगे, प्रासर्वे तरंगे बोलते हैं। तो जो 20 हर्ट्ज से कम है उसे अवसर्वे या फिर अपसर्वे तरंगे बोलते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में आती है उसे अपन सर्वे तरंगे बोलते हैं। और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा आती है, ज्यादा होती है, उसे क्या बोलते हैं, प्रासर्वे तरंगे बोलते हैं। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पे बता दूं भी थोड़ा सा। अब इसके अंदर है वो बहुत से दोस्तों के कमेंट आते थे भी, सर पीडीएफ बताइएगा, जो आप क्लास दे रहे हैं उनकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दीजिएगा। तो हमने एक ऐप लॉन्च किया है भी, ये रहा ऐप, अपना ऐप है खुद का, ठीक है, टारगेट हब के नाम से है, और ये लोगो है अपने चैनल का ही लोगो इस पे लगा हुआ है। लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से जाकर के आप इसको डाउनलोड कर लें। और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ है वो इसी के ऊपर मिलेगी। और टेस्ट सीरीज है ना, टेस्ट सीरीज एनटीपीसी के लिए अपन तैयार कर रहे हैं और ग्रुप डी के लिए भी तैयार कर रहे हैं, ठीक है। ग्रुप डी के 99 पेपर हुए थे, उन सभी की टेस्ट सीरीज तैयार हो जाएगी। और एनटीपीसी के 135 पेपर हुए थे प्रीवियस, उन्हीं की टेस्ट सीरीज अपन बनाएंगे, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज भी आपको इसी टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगी। और यहां पे आपको जो कहने का मतलब ये है, पहले डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद में 5 स्टार रेटिंग दोगे, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा सके। आपके लिए टेस्ट सीरीज भी इसी के ऊपर आएगी, और आपके सारी की सारी जितने भी पीछे आपकी क्लासें लगी है और जितनी आगे लगनी है, उन सभी की पीडीएफ है वो टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर ही मिलेगी, ठीक है। बहुत से दोस्त बोल रहे थे भी टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दो, तो टेलीग्राम तो बता रहे हैं भी बंद होने वाला है। तो हमने क्या है, अपना ऐप लॉन्च किया है टारगेट हब के नाम से, तो जाकर के प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है ऐप का, तो वहां से जाकर के आप है वो उनको डाउनलोड कर सकते हैं। और 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा भाई, ठीक है, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और ये ऐप है वो जल्द से जल्द है वो सर्चिंग में आना शुरू हो जाए। इट्स ओके। अब देखो भी 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन को प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे यहाँ पे बताना आपको क्या आएगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है। अब इनमें क्या करना है, आपको सभी का ऐड करना है, सभी को ऐड करो। 4 3 9, 9 और 9 18, और 18 और 18 कितने हो जाएंगे, 36। तो इसका योग कितना आ रहा है, 36 आ रहा है, 36 आ रहा है। तो ये 9 का 4 गुना है भी, ये 9 का कितना है, 4 गुना है। इसी प्रकार से इसका योग करो, इनका योग करोगे तो ये आपका हो जाएगा 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 17 कितने होते हैं भी, 15 और 17 32 होते हैं, 15 और 17 32 होते हैं। तो ये कूंट वाले का 4 गुना है भी, ये कूंट वाले का क्या है, 4 गुना है। इसी प्रकार से 13 और 15 कितने हो जाएंगे, 28, 28 और 5 कितने हो जाएंगे भी, तो 28 और 5 है वो यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये एक प्रकार से 28 और 5 33, 28 और 5 33 हो गए। अब देखो भी यहां पे मैं क्या जोड़ूं कि उसका 4 गुना हो जाए। तो अगर मैं बात करता हूं यहां पे, अगर 11 जोड़ दूं तो इसमें 11 जोड़ूंगा तो 44 हो जाएगा, और ये 11 है वो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा, और 11 का 4 गुना हो जाएगा ये, क्योंकि सभी में 4 गुना हो रहा है, तो ये भी 4 गुना हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर 7 को 7 जोड़ो, तो 33 के अंदर है वो 7 जोड़ूंगा, 7 चौका 28 आना चाहिए, ये तो पहले से ज्यादा है, तो इसका मतलब 7 तो हो ही नहीं सकता। अब 21 को जोड़ेंगे तो 21 चौका 84 होता है। अब इसके अंदर अगर 33 में 21 जोड़ूंगा तो 84 नहीं आएगा।
और 23 के अंदर 23 चौका कितना होता है अभी, 4 तिये 12 1 और 4 दुए 8 और 4 दुए 8 और 1 9, यानी 23 चौका 92 होता है। अब 92 ये भी नहीं होगा क्योंकि 33 के अंदर है वो 23 जोड़ोगे तो 92 नहीं आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका एक ही बचा है, 1 नंबर ऑप्शन। तो ये अगर इसमें सभी में काउंट करोगे, सभी जोड़ोगे तो 44 हो जाएगा, और ये कूंट वाले का 4 गुना है। सभी में देखो भी 4 गुना इसका भी है और इसका भी 4 गुना है, इनका योग है वो यहाँ पे ऊपर वाले का क्या आ रहा है, 4 गुना आ रहा है। अब देखो भी 2019 का क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी तरह से एक संगत है और एक असंगत है। आरबीआई असंगत है, अभी आरबीआई है, ये क्या है, असंगत है, यानी ये बैंकों का बैंक है, अभी ये बैंकों का बैंक है। यहाँ पे ये सारे के सारे क्या है, कॉमर्शियल बैंक है। ये सारे के सारे आपके आईसीआईसीआई है, एसबीआई है, और ये सारे के सारे क्या है, कॉमर्शियल बैंक है। लेकिन बैंकों का बैंक किसे कहते हैं, आरबीआई को कहते हैं। ये इन सब का बाप है, भी आरबीआई है वो इन सभी का एक प्रकार से बाप मान लो आप, ठीक है। आगे चलो भी, नेक्स्ट आपके सामने है भू क्षेत्रफल के आधार पर इनमें से कौन सा यूरोप का सबसे बड़ा देश है। तो यूरोप का सबसे बड़ा देश है वो आपका रूस हो जाएगा, भाई रूस है वो यूरोप का सबसे बड़ा देश है। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं, शायद आपको कम दिखाई दे रहा होगा, अब थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देने लग गया होगा। अब देखो भी यहां पे अपन इसको सोल्व करते हैं भाई, 5 6 और 3, और यहां पे इसने कितना लिखा है, 7/2 लिखा है, भी 7/2 लिखा है, ठीक है। ये 5 है, ये 6 है, और ये आपका 3 है। अगर अपन बात करें भी 5 और 7 के अंदर, 5 और 7 को काउंट करें तो ये कितना हो जाएगा, 11, और 11 और 3 कितने होते हैं, 14 होते हैं। 11 और 3 14 होते हैं, तो 14 को मैं 7/2 लिख सकता हूं, नहीं लिखूंगा 7/2 तो इसके अंदर कौन सा नियम लागू होगा, भी 7/2 इसने यहां पे लिखा है। अगर आपस में गुणा करवा दूं और 3 माइनस कर दूं तो भी, अब इसके अंदर देखो भी, इनका आपस में आप मल्टीप्लाई करवा दो, 7 दुए 14 हो गए, और इनको आप ऐड कर दो, 5 और 6 11, 11 और 3 कितने हो जाएंगे, 14, यानी योग 14 हो गया। यहां पे इसका मल्टीप्लाई करवाओगे, ये 5 और 2 है, भी ये 5 और 2 है, तो मल्टीप्लाई करवाओगे तो 10 हो जाएगा, और 4 और 3 7, 7 और 3 10। इसी प्रकार से यहां पे देखो 7 2 9, 9 और 3 12, ये कितना हो गया, 12। अब इनका यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे क्या लेके आऊंगी, गुणा करने पर 12 आ जाए, 4 लेके आऊंगा, 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 4 3 12, यानी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, भारतीय, नेक्स्ट आपके पास भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये उदंग मंडलम में है, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 2018 का, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो भी 39 नंबर क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 आपको दे रखा है, उनका महत्तम समावर्त 3 दे रखा है, तो मैंने वो संख्याएं मान ली भी 4 और 5 ही है। अब मेरे अनुसार उसका एलसीएम एचसीएफ कितना आ रहा है, तो मेरे अनुसार उसका एचसीएफ 4 और 5 का एचसीएफ 1 ही होगा, लेकिन उसने क्या दे रखा है, 3 दे रखा है क्वेश्चन वाले ने, तो 1 का मान मेरे पास में 3 आ गया। अब इसने बोला भी एलसीएम पूछा है, एलसीएम पूछा है, तो यहाँ पे हमारे अनुसार एलसीएम कितना आ रहा है इन संख्याओं का, तो 4 5 20, यानी 20 आ रहा है। 1 का मान 3 है, तो 20 का मान कितना हो जाएगा, तो 3 से गुणा कर दो, 20 60, 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकीय सर्वेक्षण कराया था, तो वो लॉर्ड मेयो ने करवाया था, भी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का हमें दे रखा है साइन ए कॉस ए, टेन और कॉट दे रखा है। टेन कॉट को साइन कोस में चेंज कर लेंगे, बाहर अपन ये सेम का सेम रखते हैं, साइन ए और ये कॉस ए। टेन को लिखेंगे साइन ए बटा कॉस ए, माइनस में कॉट का रहेगा कॉस ए बटा साइन ए। इज दैट क्लियर। एलसीएम क्या आएगा बताओ भी, ये हमारे पास में है साइन ए और ये है कॉस ए, एलसीएम क्या आएगा, साइन ए और कॉस ए। कॉस से कॉस कटेगा, साइन का मल्टीप्लाई साइन के साथ में जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास में साइन स्क्वेयर ए माइनस में
साइन से साइन कटेगा, कोस का मल्टीप्लाई कोस के साथ में जाएगा, कॉस के रे बन जाएगा। इज दैट क्लियर? साइन कोस एक दूसरे से कट गए, साइन स्क्वेयर माइनस में कॉस स्क्वेयर, ये हमारे पास में बचता है। क्या बचता है? साइन स्क्वेयर ए माइनस में कॉस स्क्वेयर ए बचता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो क्या करें? या तो इसको कॉस में बना के देखें पहले ऑप्शन के हिसाब से, तो माइनस का कॉस बनेगा, ये नहीं हो सकता। दूसरा बना के देखते हैं, यानी पूरे को साइन में चेंज करके देखते हैं क्या होता है। अपन जानते हैं, अपन क्या जानते हैं बताओ? एक मिनट, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये पहली सरस्मी का सभी विद्यार्थी जानते हैं, कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। कॉस में बना के देख लेना, जैसे मैं इसको साइन में बना रहा हूँ सेम का सेम कॉस में बनेगा बस। तो ये आपके पास में बन जाएगा साइन स्क्वायर ए। कॉस की जगह क्या लिख सकता हूँ? बाहर माइनस है, 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर ए माइनस में 1 माइनस और माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। तो प्लस का साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर कितना बन जाएगा? 2 साइन स्क्वायर ए और माइनस का 1, ये रिजल्ट बनेगा। 2 साइन स्क्वायर ए माइनस में 1, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। अगर आप कोस में बना के देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन में धनात्मक कोस का दे रखा है, लेकिन आपका बनेगा ऋणात्मक कॉस, इसलिए ये नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? अब इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 42 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। इसका मान ज्ञात करना है आपको। मान ज्ञात करना है तो यहाँ पे देखो भी, पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, ऊपर भी क्या है 2 के बाद में पॉइंट, और नीचे भी क्या है 2 के बाद में पॉइंट है, तो ये उड़ गया, और ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट से उड़ गया। अब जो कट रहा है ना उसको काट दो। 8 एकम 8 और 8 तिया 24, 9 एकम 9 और 9 तिया 27, 5 एकम 5 और 5 धाएं 50 होता है भी। ठीक है, अब आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। 3 तिया 9 और 9 को 10 के साथ में मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये 90 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 × 90, और 4 × 90 का मल्टीप्लाई करवाओगे 4 का 9 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे 36 हो जाएगा, और फिर 0 यानी 360। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो भी, पेरीफेरल डिवाइस क्या होती है? पेरीफेरल डिवाइस किसे कहते हैं? ये ऐसे आंतरिक और बाह्य डिवाइस है जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ते हैं, लेकिन कंप्यूटर के प्राथमिक कार्यों में योगदान नहीं करते। उससे अपन क्या बोलते हैं? पेरीफेरल डिवाइस बोलते हैं। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये ऐसे आंतरिक और बाह्य डिवाइस है जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ते हैं, लेकिन कंप्यूटर के प्राथमिक कार्य में ये योगदान नहीं देते हैं, उसे पेरीफेरल डिवाइस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें यहाँ पे एक बार क्या है, ये है आपके पास में a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने a मान लिया और इसको मैंने b मान लिया, और उसके बाद में बीच में प्लस का निशान है, और इधर आपके पास में है a - b का होल स्क्वायर, और अपॉन में आपके पास में क्या है? a की स्क्वायर प्लस में b की स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो भी, अब ये ऊपर वाला जो सोल होगा वो हो जाएगा a + b, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर और प्लस 2ab, और ये जो सोल होगा वो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। और यहाँ पे ये आपके पास में है, इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा a की स्क्वायर प्लस में b की स्क्वायर और प्लस में 2ab, और बीच में क्या है? प्लस का निशान है, तो ये आपके पास इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a की स्क्वायर प्लस में b की स्क्वायर माइनस में 2ab, और अपॉन में आपके पास में क्या है? a की स्क्वायर प्लस में b की स्क्वायर है। अब ये तो प्लस का है और ये माइनस का है, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या है? a की स्क्वायर b की स्क्वायर, यहाँ पे भी a की स्क्वायर b की स्क्वायर, यानी ये आपके पास में हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा a की स्क्वायर प्लस में b की स्क्वायर, और अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में a की स्क्वायर प्लस में b की स्क्वायर। अब a की स्क्वायर प्लस में b की स्क्वायर से a की स्क्वायर प्लस में b की स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास में बचेगा क्या? 2 बचेगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा? 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चीजें समझ पाई क्या? अब अगर आप यहाँ पे 74 को 47 में जोड़ोगे फिर उसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे लगभग आपके पास में लगभग, अगर कैलकुलेशन ठीक है फिर भी तो भी 10 मिनट है वो लग जाएंगे। आगे देखो भी, 45 नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर का है। नेक्स्ट पे चलिएगा। भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किए गए हैं? तो ये भारतीय संविधान में
42वां संविधान संशोधन प्रस्तावना के अंदर 1976 के अंदर जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द जोड़ा गया था। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, दो संख्याएं इस प्रकार है। दो संख्याएं इस प्रकार है जिसमें से पहली संख्या के 1/3 भाग और दूसरी संख्या के 1/2 भाग का योग है वो 8 है, और पहली संख्या के 1/5 भाग और दूसरी संख्या के 1/6 भाग का योग 4 है। तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है। देखो भी, मैंने वो संख्या एक तो मान ली x और दूसरी मान ली मैंने y। अब पहली संख्या के 1/3 भाग यानी x/3 और प्लस में दूसरी संख्या के 1/2 भाग यानी y/2 और बराबर में इसका योग करने पर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई ये करेंगे भी, नीचे से 3 और नीचे से 2 ये काट दें। काटेंगे कैसे भी, 3 और 2 का एलसीएम से गुणा कर दो। 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। तो 6 से इन सभी समीकरण को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 एकम 3, 3 2 6, तो ये आपके पास में हो जाएगा 2x प्लस में 2 एकम 2, 2 3 6, तो ये हो जाएगा 3y और बराबर में 8 6 48। तो ये आपके पास में समीकरण नंबर 1 बन गई। चीजें समझ पाए। दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन यहां से शुरू होती है। पहली संख्या के 1/5 यानी x/5 प्लस में दूसरी संख्या के x/6 यानी 1/6 भाग का योग है वो आपको 4 दे रखा है। अब क्या करोगे, यहां से आपको क्या करना है, 5 और 6 हटाना है। तो इसका एलसीएम 30 है, तो 30 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई करा दो। 30 से मल्टीप्लाई करवाओगे पूरी समीकरण को, 30 हो जाए 5 से 5 5 6 30 यानी 6x आ गया, और 6 कम 6 6 5 30 यानी प्लस में 5x आ गया, और बराबर में 4 3 12 यानी आपके पास में बच गया 120। 4 3 12 120 यानी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से आपको क्या है, दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो बड़ी संख्या पहली संख्या हो सकती है भी, बड़ी संख्या कोई दिक्कत नहीं है। आप y को बराबर कर लो। y को बराबर करोगे तो इस समीकरण को तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इस समीकरण को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये समीकरण है वो इक्वल हो जाएगी, यानी यहाँ पे y बराबर हो जाएगा। y को काट देंगे, x का मान आपके पास में आ जाएगा। अब इसके अंदर अपन देखते हैं, ये आपके पास में हो जाएगा 2 यानी 5 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस में 5 3 15y और बराबर में ये हो जाएगा 8 5 40 4 और 5 का 20 20 और 4 24 यानी 240 हो गया। अब इसको क्या करूंगा, 3 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास में 18x प्लस में 3 5 15y और बराबर में 12 3 36 यानी 360 आ जाएगा। अब ये देख लो भी, ये माइनस का और ये माइनस का, तो ये तो कट गया, और माइनस का 10 में से 18 जाएगा तो ये माइनस का 8x बचेगा, और बराबर में यहाँ पे माइनस का 360 में से 240 जाएगा, तो ये आपके पास में कितना बचेगा अभी, 100 बचेगा। 360 में से 240 जाएगा, 100 बचेगा क्या, नहीं बचेगा। यानी ये आपके पास में बचेगा एक प्रकार से 0 से 0, 6 में से 4 जाएगा 2 और ये 120 बचेगा अभी। ठीक है, अब देखो भी आगे, अब इसके अंदर है वो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर क्या आ जाएगा, तो 120 अपॉन में 8, 8 एकम 8 और 15 8 120 होते हैं, तो x का मान क्या आ गया, 15 आ गया। x का मान 15 आ गया, जो कि आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आपको पता तो नहीं है भी x का मान 15 ये बड़ा है या फिर y का मान भी बड़ा हो सकता है, तो आप समीकरण नंबर 1 के अंदर रख के देख लो। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखोगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 15 2 30 30 प्लस में 3y बराबर में 48। अब ये 30 यहाँ पे तो क्या है, प्लस का है, बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 48 में से 30 जाएगा तो ये आपके पास में 18 बचेगा, तो 3y बराबर में 18, तो y बराबर में कितना आ जाएगा, 6, y बराबर में 6 आ जाएगा। तो x का मान ही बड़ा है अभी इसमें, तो 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी आगे देखो भी, इसने बोला है भी दीवार घड़ी की 6 सेंटीमीटर लंबी मिनट वाली सुई 5 मिनट के अंतराल में कितना क्षेत्रफल तय करेगी, ये आपको बताना है। तो जो सुई की लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है एक प्रकार से भी, आपके पास में जो रेडियस आई है, त्रिज्या आई है वो 6 सेंटीमीटर आ गई, और 5 मिनट के अंतराल में, तो 5 मिनट का अंतराल यानी मिनट वाली जो सुई है वो 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पे जो आपके पास में एंगल आया वो कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। अब इसमें बोला भी कितना क्षेत्रफल तय करेगी, यानी ये क्षेत्रफल, यानी ये आपको बताना है कितना क्षेत्रफल तय करेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर होता है। अभी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का, थीटा का मान कितना है 30 और यहाँ पे 360 इंटू पाई का मान कितना है 22/7
और इंटू यहाँ पे r का मान कितना है भी, तो r का मान 6 है, तो 6 इंटू 6। अब 0 से 0 कैंसिल कर दो, 6 6 36 और 36 से 36 कैंसिल हो गया, और 22 3 66, 66 में 7 का भाग दे दो, 66 में 7 का भाग दोगे तो ये हो जाएगा 7 9 63, बच गया कितना 3 30 पॉइंट लगेगा, 7 चौके 28, तो 9.4 के लगभग आ जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर होगा 9.43, जो कि 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 9 घंटे यानी 9.23 घंटे को 9.23 घंटों को घंटे मिनट और सेकंड के अंदर आपको कन्वर्ट करना है। तो देखो भी पॉइंट है तो इसका मतलब 9 तो डायरेक्ट आपका घंटा बन गया। अब 0.23 है, 0.23 घंटा है, इसको मिनट चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं। अब मिनट में कन्वर्ट कर लो इसको, तो ये हो जाएगा 0 6 3 18, और ये हो जाएगा आपके पास में 6 2 12 12 और 1 13, यानी 2 के बाद में पॉइंट लगेगा तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, 9 घंटे और 13 मिनट। अब ये क्या आ गया, 13 मिनट आ गया, और 0.80 आपके पास में बचा हुआ है, 0.80 मिनट है। अब इसको सेकंड में चेंज कर लो तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो 0 0 6 चौके 6 8 48, तो 2 के बाद में पॉइंट लगेगा तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो ये 48 आपके पास में क्या आ गया, सेकंड। 9 घंटा 13 मिनट और 48 सेकंड, जो कि आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो 51 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। हिंदू वर्दी दर नामक शब्द किसने गढ़ा था, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न वर्दी दर वाली अवधि के रूप में संदर्भित किया गया है। तो ये राजकृष्ण ने कहा था भी, राजकृष्ण ने हिंदू वर्दी दर नामक शब्द गढ़ा था, यानी दिया था। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। संध्या की केवल एक पुत्री है, ये संध्या है और इसकी केवल और केवल एक ही पुत्री है भी, ठीक है। सुखी की बहन रीना संध्या की मौसी है, ये सुखी है एस, यानी यहां पे हिंदी में थोड़ा सा चलते हैं, ये हो जाएगा सुखी। सुखी है, सुखी की बहन है रीना, सुखी की बहन रीना, और ये क्या है, संध्या की मौसी है भी। संध्या की क्या है, मौसी लगती है, ये संध्या की मौसी लगती है। सुखी की माँ ब्रूना, सुखी की माँ है कौन है अभी, ब्रूना है। ब्रूना है तो ये ब्रूना सुखी की माँ है, तो ये रीना की भी माँ होगी, ठीक है। और ये अगर सुखी अगर संध्या की मौसी है तो इसका मतलब ये हो गया भी ब्रूना है वो संध्या की क्या हो जाएगी भी, नानी हो जाएगी, संध्या की नानी हो जाएगी। उसके बाद में आगे देखो भी, आगे इसने बोला भी सुखी की माँ ब्रूना की केवल 2 परनातीन है, 2 परनातीन है। परनातीन यानी बेटी की बेटी की बेटी, वो होता है परनातीन। नाम क्या है, एक तो आपका एन्नम दे रखा है इसने, और एक है जेस्मीन, एक जेस्मीन है। रीना के दो नातीन है, रीना है उसके 2, ये रही रीना, और रीना के 2 एक नाती है और एक नातीन है। नाती का नाम रोहन है और नातीन का नाम क्या है, एन्नम है। नातीन का नाम एन्नम हो जाएगा। तो संध्या की बेटी आपको बतानी है, तो संध्या की बेटी कौन है, तो संध्या की बेटी फिर एक ही बच्ची है भी इसमें, यानी संध्या की एक ही पुत्री थी और उसमें 2 परनातीन है, एक तो एन्नम और एक जेस्मीन। किसकी है, तो ये ब्रूना की है, और यहाँ पे ब्रूना इसकी नानी है, और ये इसकी यानी रीना इसकी मौसी है। और रीना के रोहन और एन्नम ये क्या है, 2 इसके क्या है, 2 इसके रोहन और एन्नम है, ये क्या है, नाती और नातीन है, ये रीना के हैं। तो यहाँ पे संध्या की पुत्री, फिर संध्या की पुत्री का नाम एक ही बचा है, यहाँ पे जेस्मीन हो जाएगा। जेस्मीन है वो संध्या की बेटी है। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे बताना है भी क्या आएगा। अगर मैं बात करूं भी 6 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई करवा दूं तो 6 6 36 हो गया ये। इसी प्रकार से 4 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई करवा दूं तो 8 चौके 32 हो गया। इसी प्रकार से 7 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये 14 बनेगा। तो 4 तो पहले से है और 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 14 हो जाएगा, जो कि आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखो भी, नो नेशन फॉर वुमेन, नो नेशन फॉर वुमेन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये प्रियंका दुबे के द्वारा लिखी गई है। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो भी, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। श्री राम ने 12,200 की धनराशि साधारण ब्याज की 2% वार्षिक दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश की। बाद में उसने मूल धनराशि के साथ साथ अर्जित जो ब्याज था उस ब्याज को साधारण ब्याज की उसी दर पर अगले 4 वर्षों के लिए निवेश किया। अंतिम 4 वर्ष के बाद उसे साधारण ब्याज के रूप में कितनी धनराशि मिली? कहने का मतलब यह था भी पहले राम ने क्या किया, 12,200 रुपए की धनराशि है वो 4 वर्षों के लिए 2% ब्याज की रेट पर साधारण ब्याज पे दे दी। उसके बाद में उससे जो भी उसको धन मिला या जो भी उसको ब्याज मिला, यानी ये मान लो 100 रुपये ब्याज मिला, उस 100 रुपये को फिर क्या है अगले 4 वर्षों के लिए उसने उसी रेट पे यानी 2% ब्याज के ऊपर उसको ब्याज के ऊपर दे दिया। अब 4 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज के रूप में उसे कितनी धनराशि मिली, टोटल आपको ये बतानी है। तो यहां पे पहले तो अपन देखते हैं 12,200 का पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल और चौथे साल के लिए भी 2% दर है। फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 1 क्या आएगा, 50 आएगा। अब 12,200 का 1/50 निकालोगे तो ये आपके पास में हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 5 एकम 5, 5 दूआ 10 बच गया, 2 22, 500 का 20 और 500 का 20, 244 आ गया। साधारण ब्याज प्रत्येक साल का समान होता है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17 और 4 दुए 8 और 1 9, यानी ये 976 हो गया। अभी 4 सालों का जो ब्याज आ गया वो कितना हो गया, 4 सालों का ब्याज आ गया यानी 4 चौके 16, 1 4 चौके 16 और 1 17, 4 दुए 8 और 1 9, यानी 4 सालों का ब्याज है वो 976 रुपये आ गया। अब ये 976 रुपये है वो क्या करेगा, 2% की दर फिर 4 साल के लिए ब्याज दे देगा, फिर 4 साल के लिए ब्याज पे दे देगा। तो इसको 1/50 लिखूंगा, 1/50 लिखूंगा। अभी 2% को क्या लिखूंगा, 1/50 लिखूंगा। अब 976 का आपको क्या करना है, 1/50 निकाल लो। 976 का 1/50 निकालोगे तो इसमें भाग दे दो भी 50 का, तो ये हो जाएगा 50 एकम 50, बच गया कितना आपके पास में 7 और 4 47 और उतार लिया 6। ये भाग कितनी बार चला जाएगा अभी, ये भाग है वो चला जाएगा आपका 476 आ गया, 476 आ गया। तो ये एक प्रकार से 8, तो 8 5 40 होते हैं 4, और फिर अगर 9 से करेंगे तो 45 हो जाएगा, 9 बार चला जाएगा ये 9 बार चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 और 9 5 45, यानी ये आपके पास में 450 आ जाएगा, 6 और 2 26, फिर भाग टूटेगा और फिर 0 आ जाएगी। अब ये 5 बार चला जाएगा तो ये 19.5 एक साल का ब्याज आ गया। 19.5 एक साल का ब्याज है, आपको चाहिए 4 साल का ब्याज, तो 4 5 20 2 और उसके बाद में 4 5 20 2 और 4 9 36, 36 और 3 36 और 2 कितने होते हैं अभी, तो 36 और 2 38 यानी 3, और उसके बाद में 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 3 कितने होते हैं अभी 7, यानी ये आपके पास में एक के बाद में पॉइंट लगेगा तो ये आ जाएगा आपके पास में 78 आ जाएगा, यानी 78 आ जाएगा। अब ये 4 साल का ब्याज था अभी। अब यहाँ पे 976 के अंदर आपको ये तो क्या था, पहले वाला था 12,200 रुपये का ब्याज है, और ये क्या है 976, तो जो ब्याज का ब्याज है 78, ये 78 इसमें जोड़ दो तो ये हो जाएगा 8 और 4 14, 1 7 7 14 और 1 15, 9 और 1 10, यानी 1054 आ जाएगा। 1054 इसमें भी आ रहा है और यहाँ पे भी, लेकिन ये भाग पूरा नहीं गया था ना, ये भाग पूरा नहीं गया था, तो यहाँ पे भाग पूरा दोगे आप इसके अंदर 50 का, तो ये 5 बार चला गया, फिर 260 आ गया, यानी 5 5 25, फिर आपके पास में कितना बच गया अभी ये फिर आपके पास में 100 हो गया, तो ये 2 और आएगा अभी 9.52 आ गया। 9.52 को अगर आप 4 से गुणा करते हैं, 9.52 को 4 से गुणा करते हैं तो ये आपके पास में 4 2 8 0 और 1900 का 76 का 76 आ जाएगा। 1900 का 76 और 2 कितने होते हैं अभी 78, तो ये आ जाएगा 78.04, तो ये 0.08 और लग जाएगा इसके आगे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा अभी। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है बार वाली संख्या है, पॉइंट के बाद में क्या है बार है और प्लस में पॉइंट
43 के ऊपर बार है, पॉइंट 89 के ऊपर बार है। पॉइंट यहाँ पे बार हटाओगे तो उतने ही नीचे क्या लग जाएगा 9, जितने अंकों के ऊपर बार है उतने ही नीचे 9 लग जाएंगे। बार हटा दो, बार हटा दिया, एलसीएम ले लो 99, 56 प्लस में 43 प्लस में 89। अब इसको जोड़ दो भी, जोड़ोगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 189 अपॉन में क्या है 99 है। अब क्या करोगे तो यहाँ पे 99 है, ये आप हटाओगे, 99 हटाओगे तो 2 अक्षरों के ऊपर बार लग जाएगा, 2 अक्षरों के ऊपर बार लग जाएगा। और यहाँ पे क्या था, अभी ये पॉइंट था तो ये पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा 2 अक्षरों के बाद में, तो ये हो जाएगा आपके पास में 1.89 1.89 और 89 के ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। यानी जितने अंकों के ऊपर बार है उतने ही नीचे 9 लगेंगे भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य को उसके वास्तविक निवासियों द्वारा नए माल अल्ले के नाम से भी जाना जाता है, या फिर नए माल अल्ले किस राज्य को कहते हैं, तो सिक्किम को कहते हैं। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ और व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है निरुक्त। निरुक्त है वो क्या करता है, जटिल शब्दों का अर्थ बताता है और उनकी व्याख्या करता है। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 60 नंबर क्वेश्चन। ये 60 नंबर क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का दे रखा है। सेक थीटा प्लस में टेन थीटा बटे सेक थीटा माइनस में टेन थीटा बराबर 5/3 दे रखा है। हमें मान किसका पूछा है, साइन थीटा का मान पूछा है। तो अपन क्या करेंगे, सेक को और टेन को साइन कोस में कन्वर्ट कर लेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। तो मैंने 1/cos थीटा लिख दिया। प्लस में टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। अपॉन में क्या चल रहा है, सेक थीटा को लिखेंगे 1/cos थीटा, माइनस में टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, बराबर हमें दे रखा है 5/3। ऊपर वाले का एलसीएम ले लो, कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा, क्या बनेगा 1 प्लस साइन थीटा बनेगा। अपॉन में नीचे वाले का एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, ये बनेगा 1 माइनस में साइन थीटा, बराबर हमें दे रखा है 5/3। कॉस से कॉस कट जाएगा, तिरछा गुणा कर दो, तिरछा गुणा करेंगे तो 3 का गुणा जाएगा 1 प्लस साइन थीटा के साथ में, और 5 का गुणा जाएगा 1 माइनस में साइन थीटा के साथ। करो मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 3 + 3 साइन थीटा बराबर 5 माइनस में 5 साइन थीटा, प्लस माइनस का 5 थीटा, इसको इधर ले आते हैं तो 5 और 3 कितना हो जाएंगे, 8 साइन थीटा बन जाएगी। और ये 3 इधर लेके जाते हैं तो 5 में से 3 घट जाएगा तो 2 बचेगा। तो हमारे पास साइन थीटा का मान ये 8 गुणा में भाग में चला जाएगा, 2/8, यानी काटेंगे तो 1/4 आएगा। किसका मान आएगा, साइन थीटा का मान 1/4 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 61 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अभी यहाँ पे 4 की पावर 7 माइनस 4 किसका गुणज नहीं है, ये आपको बताना है भी किसका गुणज नहीं है। अब इसके अंदर है वो मैं 4 की पावर ये इस प्रकार से लिखूं भी, 4 की पावर 7 माइनस में 4 की पावर 1 कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनमें से मैं क्या कर लूँ, 4 की पावर 1 है वो मैं कॉमन ले लेता हूँ। 4 की पावर 1 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे मेरे पास में बचेगा 4 की पावर 6, और माइनस में यहाँ पे बचेगा 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे 4 की पावर 1 यानी 4 हो गया। अब ये क्या है, 4 से तो डिवाइड है आपका, और आपका 2 से भी डिवाइड है। अब आपके पास में ऑप्शन 2 बचे हैं, ये एक तो 7 बचा है और एक आपके पास में 8 बचा है। अब किससे गुणज नहीं है, यानी किससे डिवाइड नहीं है। अब देखियो इसको थोड़ा सा इस प्रकार से लिखते हैं। 4 तो आपके पास में बाहर आ गया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो इसको मैं इस प्रकार से लिखूं भी 4 की पावर है वो मैं अगर 3 कर दूं, 4 की पावर 3 और उसका होल स्क्वायर कर दूं एक प्रकार से भी, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 6, 4 की पावर तो 6 ही आनी है। देन उसके बाद में यहाँ पे माइनस और 1 का स्क्वायर अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है भी, 1 का स्क्वायर कर दूंगा तो वो 1 ही रहेगा भी, ठीक है।
अब यहाँ पे आपके पास में हो जाएगा 4 और ये आपके पास में एक प्रकार से हो जाएगा भी, अगर इसका स्क्वायर है यानी इसका होल स्क्वायर है तो ये आपके पास में a का होल स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, इसको अपन कैसे लिखते हैं a प्लस में b और a माइनस में b, इस प्रकार से ओपन करते हैं। अब इसको इस प्रकार से ओपन कर दो, तो इस प्रकार से इसको ओपन करोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 4 की पावर 3 माइनस 1 यानी a का स्क्वायर है वो 1 ही होगा, एक प्रकार से ये हो जाएगा। और दूसरा है वो 4 की पावर है वो 3 और प्लस में 1, इस प्रकार से ओपन कर दिया, 4 बाहर है। अब 4 की पावर 3 कितने होते हैं 64, 64 माइनस में 1 तो कितना होगा 63 और इंटू 4 की पावर 3 64 और प्लस में 1 यानी 65। अब ये देख लो भी किससे, यानी ये 7 से तो मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 7 निम 63 है वो 7 के जो टेबल होती है उसके अंदर आता है, और 65 है वो यानी 8 की टेबल के अंदर भी नहीं आएगा और 63 है वो 8 की टेबल के अंदर भी नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है भी ये आपका 8 का गुणज नहीं है, यानी 8 से डिवाइड नहीं होगा। 4 की पावर 7 माइनस में 4 है, ये 8 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 62 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बोला गया भी एक कमरे के फर्श की लंबाई 3 मीटर है और चौड़ाई है वो 1 मीटर यानी 1.50 सेंटीमीटर बोल सकते हैं इसको, 1.50 सेंटीमीटर या फिर 1.50 मीटर बोल सकते हैं इसको, सॉरी 1.50 मीटर बोल सकते हैं, यानी 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है भी 1 मीटर, या फिर इसको थोड़ा सा इस प्रकार से लिख लो यार 1.50 मीटर, 1.50 मीटर है। और इस फर्श पर लगाए जा सकने वाले अधिकतम संभव आकार के वर्गाकार पथों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसका एक आयत है यानी एक फर्श है वो एक प्रकार से आयत बन गया। अब इसके अंदर है वो अपन इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लें आयत का, यानी जो आपका फर्श है वो आयत के रूप में है, इसका क्या कर लें क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। और क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद में अपने को पता लग जाएगा भी वो वर्गाकार लगाना है, यानी वर्गाकार लगाना है, अधिकतम संभव आकार के कितने पत्थर लगेंगे ये आपको बताना है। तो 3 इंटू यानी लंबाई गुणा चौड़ाई होता है 3 इंटू 1.50, तो ये आ जाएगा आपके पास में 0 और 15 × 45, 15 × 45, 2 के बाद में पॉइंट, तो ये आपके पास में 4.5 आ गया। इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 4.5 आ गया। अब 4.5 आ गया तो इसका मतलब वर्गाकार लगाना है आपको, वर्गाकार लगाना है तो यानी एक प्रकार से लगभग में यहाँ पे अगर मैं बात करूं भी 4 है वो 2 का स्क्वायर होता है भी, 4 है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे आपके जो पत्थर लगेंगे वो कितने लगेंगे तो वो 2 लगेंगे भी, 2 पत्थर लगेंगे। संभवतः बाकी जगह बच जाएगी लेकिन आपके पास में संभवतः अधिकतम है वो 2 ही पत्थर लगेंगे इसमें। तो आपका राइट आंसर क्या होगा 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था, तो वो नरसिम्हम समिति का गठन है वो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था। 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 225 रेशियो 144 है 144 है का वर्गमूलानुपाती ज्ञात करो। वर्गमूलानुपाती ज्ञात करो तो यहाँ पे इसका रूट कर दो भी, रूट करोगे तो ये आपके पास में 15 का होता है और ये आपके पास में कितना होता है 12 का होता है, तो 15:12 आ जाएगा जो कि आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला देखो भी प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, तो आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी नेक्स्ट ए का 1/3, बी का 3/4 और सी का 1/6 है, तो आपको बताना है ए बी और सी का मान ज्ञात करना है। तो इसके अंदर अगर अपन बात करता हूं भी यहां से 3 हटाना है, यहां से 4 हटाना है और यहां से 6 हटाना है, तो ये कैसे हटेगा, तो ये इनके आप एलसीएम से क्या कर दो गुणा कर दो। एलसीएम कितना आएगा 3, 4 और 6 का 12 एलसीएम आ जाएगा। तो ये ए का 1/3 इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 को यहां से कर दें, 12 को मल्टीप्लाई करो 3 एकम 3, 3 चौके 12 यानी ए का 4 आ जाएगा, डायरेक्ट ए का 4 लिख देते हैं तो ये आ जाएगा ए का 4
बराबर है, यहाँ से 4 एकम 4 और 4 तिया 12 और 3 तिया 9, तो बी का कितना आ जाएगा 9 और बराबर में 6 एकम 6 6 2 12, तो सी का 2 आ जाएगा। अब आपको ज्ञात करना है अनुपात ज्ञात करना है, तो आपको ए का रेशियो ज्ञात करना है, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी। जब आप ए का रेशियो ज्ञात कर रहे हैं तो आपको क्या है, ए को अनदेखा कर देना है और मल्टीप्लाई करना है 9 और 2 का, 9 2 18 हो जाएगा। इसी प्रकार से बी का अगर आप अनुपात ज्ञात करते हैं तो ए और सी का आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये हो जाएगा 4 2 8, और उसके बाद में सी का ज्ञात करना है तो आपको ए और बी का आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये हो जाएगा 9 चौका 36। अब ये कट रहा है 9 से, 2 से कट रहा है, 2 निम 18 और 2 चौके 8 और 18 2 36, तो ये आ जाएगा 9 रेशियो 4 रेशियो 18, जो कि आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, FY20 के लिए भारत की केंद्र सरकार का बजट या निवेश लक्ष्य कितना है, तो वो है 105 करोड़, यानी इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,05,000 करोड़, 1,05,000 करोड़ है वो इसका निवेश लक्ष्य रखा गया है अभी। अगला क्वेश्चन देखो भी, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अब इसमें बोला गया भी 7 अलग अलग प्रेक्षणों का समुच्चय की माध्यिका है वो कितनी दे रखी है, 21.5 दे रखी है। यदि समूह के 3 सबसे बड़े प्रेक्षणों में से प्रत्येक में 4 की वृद्धि की जाती है तो नए आपको बताना है नए समुच्चय की माध्यिका कितनी होगी। मैं 7 प्रेक्षण लेता हूं पहले, ए बी सी डी ई एफ और जी, ये 7 प्रेक्षण हैं। माध्यिका कैसे निकालते हैं, जो आपको प्रेक्षण दे रखे हैं उन प्रेक्षणों को पहले आप क्या करते हो, आरोही क्रम में लगाते हो, आरोही क्रम यानी छोटे से बड़ा क्रम लगाते हो। देन उसके बाद में अगर जो प्रेक्षण दे रखे हैं उनकी संख्या विषम है तो आप क्या करते हैं, मिड वैल्यू उठाते हैं। अगर विषम नहीं है तो आप उनकी मिड वैल्यू उठाते हैं, यानी मिड वैल्यू अगर विषम नहीं है, एक प्रकार से ये मान लो भी 4 प्रेक्षण आपके पास में और ये क्या है, विषम नहीं है, तो इसका मतलब मिड वैल्यू आपके पास में 2 संख्या आएगी, 2 प्रेक्षण आएंगे बी और सी, तो क्या करते हो आप बी प्लस सी और अपॉन में 2 करते हो, वो आपकी माध्यिका होती है। यहां पे क्या है भी 7 है, यानी विषम है, संख्या विषम है प्रेक्षणों की, तो इसका मतलब जो आपका माध्यिका आएगी वो डी आएगी एक प्रकार से। अब इसने बोला है भी जो समूह है में 3 सबसे बड़े प्रेक्षण है, सबसे बड़े प्रेक्षण है क्योंकि हमने जब माध्यिका ज्ञात की तब उसको आरोही क्रम में सेट किया था, तो सबसे बड़े प्रेक्षण ये होंगे। अब इसके अंदर है वो प्रत्येक के अंदर 3 जोड़ रहा है, चाहे 3 घटा दो चाहे 3 बढ़ा दो, 10 जोड़ दो 10 घटा दो, उसका माध्यिका के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन माध्यिका का जो मिड वैल्यू है वो डी ही रहेगी, डी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। अगर ये घटाने और बढ़ाने का जो कार्य करता है वो यहां पे करता है बढ़ाने का कार्य, यानी इन जो आपका एक प्रकार से माध्यिका है माध्यिका से कम वाली संख्याओं के अंदर करता है तो माध्यिका के ऊपर फर्क पड़ेगा, लेकिन माध्यिका से बड़ी संख्या है उसके अंदर घटाने बढ़ाने का कार्य कर रहा है तो वहां पे उस कंडीशन के अंदर है वो माध्यिका के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉरी, बढ़ाने का कार्य करे तो, बढ़ाने का कार्य घटाने का कार्य करेगा तो यहाँ पे फर्क पड़ सकता है क्योंकि वो माध्यिका से कम संख्या माध्यिका से छोटी हो जाएगी, तो इसका मतलब माध्यिका चेंज हो जाएगी। अगर बढ़ाने का कार्य कर रहा है तो वहां पे नया जो माध्यिका आएगा वो वही रहेगा भी, मूल समुच्चय की माध्यिका है वो क्या रहेगी, समान ही रहेगी। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, यदि समबाहु त्रिभुज के अंतःवर्त का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का परिमाप आपको ज्ञात करना है। देखो भी एक प्रकार से इस प्रकार से आपका क्या है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा है वो क्या होती है, समान होती है, ठीक है। अब इसके अंदर है वो अंतःवर्त इस प्रकार से बना हुआ है, अंदर एक वर्त बना हुआ है इस प्रकार से, ये इसका क्या है, सेंटर बिंदु है। त्रिभुज का जो सेंटर बिंदु होता है वही वर्त का सेंटर बिंदु होता है, ठीक है। और ये जो आपकी माध्यिका है ये माध्यिका एक प्रकार से क्या है 2:1 के अंदर बंटी होती है, 2 ऊपर वाला होता है, 1 ये नीचे वाला होता है इसके, ठीक है। अब इसमें आपको वर्त का क्षेत्रफल दे दिया 462 है, तो यहां पे वर्त का क्षेत्रफल होता है πr² बराबर में 462, तो r² आपको निकालना है तो 462 अपॉन में क्या आ जाएगा 22 और इंटू 7 आ जाएगा, तो 7 22 से कम 22, 22 चौके 22 दुए
44 बचिया 2, 22, 22 एकम 22, तो ये r का स्क्वायर बराबर आ गया 21 इंटू 7। अब 21 इंटू 7 को क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू 3 लिख सकता हूँ, तो 1 7 12 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा r बराबर हो जाएगा 7 12 आ जाएगा और रूट के अंदर 3 आ जाएगा। ये आपकी क्या आ जाएगी, इसमें त्रिज्या आ जाएगी, यानी त्रिज्या वर्त की जो त्रिज्या है r है वो क्या आ गई आपके पास में, r आगे 7:3 आ गई। अब आपको पता है जो आपका समबाहु त्रिभुज होता है उसकी जो माध्यिका होती है, वो 2:1 के अंदर डिवाइड होती है। 2:1 के अंदर डिवाइड होती है। आपके पास में जो त्रिज्या है यानी वो मान है 7:3 का, यानी एक जो मान है वो क्या है 7:3 का है। तो इनको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपकी जो ऊंचाई है, हाइट है वो कितनी हो जाएगी। तो हाइट यहाँ पे अगर अपन एक प्रकार से ये आ जाएगा 7 या 21 यानी 21√3 आ जाएगा। भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 21√3। अब इसके अंदर है वो अपन बात करते हैं, आपके पास में ऊंचाई आ गई। ऊंचाई क्या आ गई आपके पास में, ये ऊंचाई है और यहाँ पे ये ऊंचाई आपने कितनी ज्ञात कर ली, 21:3 ज्ञात कर ली। अब ऊंचाई का फॉर्मूला लगा दो। ऊंचाई बराबर क्या होता है, तो ये होता है √3/2 और भुजा, ये आपका क्या होता है, हाइट का फॉर्मूला होता है। और हाइट आपको कितने दे रखी है, 21:3 दे रखी है। अब यहाँ से अगर अपन बात करते हैं तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, तो ये आपके पास में आ जाएगा भुजा बराबर क्या हो जाएगा, तो भुजा बराबर हो जाएगा 21√3 अपॉन में 21√3 और ये ऊपर आपका चला जाएगा। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा भी और 21×2 = 42 आ जाएगा। 21×2 = 42, इसकी भुजा कितनी आ जाएगी, 42 आ जाएगी। आपको क्या ज्ञात करना है, भुजा 42 आ गई आपको, तो परिमाप ज्ञात करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा है वो क्या होती है, बराबर होती है भी। तो ये आपके पास में 3 2 6 और 3 4 12 यानी 126 सेंटीमीटर है वो इसका क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला है भी यदि a का 15%, b के 18% के बराबर है तो b का कितना प्रतिशत a के 20% के बराबर होगा। पहले यहां आपको क्या करना है, a का 15% b के 18% के बराबर है। a और b का मान ज्ञात कर लो आप। a और b का मान ज्ञात करोगे तो यहाँ पे a का 15% बराबर है, यानी a का 15% बराबर है b के 18% के। अब प्रतिशत का निशान हटाओगे तो नीचे 100 लगेगा, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा भी, क्योंकि बराबर है। अब यहाँ पे a और b का रेशियो निकालोगे तो b यहाँ पे गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो ये a के भाग में आ जाएगा, और 15 यहाँ पे गुणा में इधर जाएगा तो ये 18 के भाग में चला जाएगा। अब देखो भी ये हो जाएगा आपके पास में, काटोगे तो ये 3 से कट जाएगा, 3 6 18 और 3 5 15 यानी 6/5 आ गया। कहने का मतलब a का मान 6 आ गया और b का मान है वो 5 आ गया। अब इसने बोला है भी b का कितने प्रतिशत a के 20% के बराबर है। तो b कितना है, यहाँ पे 5 है, तो 5 का x प्रतिशत, 5 का यानी b कितना है 5 है, तो 5 का x प्रतिशत बराबर है a कितना है यहाँ पे 6, और 6 के 20% के बराबर होना चाहिए, तो 20/100 आ जाएगा। अब 100 से 100 कैंसिल कर दो भी, तो यहाँ पे 5 क्या है, गुणा में है, इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 का 20, 6 का 24, तो यहाँ पे 24% के बराबर हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, धूमल नृत्य शैली किस भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 73 नंबर क्वेश्चन। भारत में स्थित स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है, तो ये हो जाएगा 5846 5846 किलोमीटर है भी। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लेन का एक भाग है। लेन का एक लाभ क्या है, तो लेन का ये क्या करता है, पेरीफेरल को साझा करता है। ये पेरीफेरल्स को क्या करता है, ये साझा करता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना है, तो मानव शरीर का सामान्य तापमान फारेनहाइट के अंदर देखें तो ये हो जाएगा 98.6 डिग्री फारेनहाइट, और सेंटीग्रेड के अंदर देखें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। 37 डिग्री सेंटीग्रेड है वो हो जाएगा, और केल्विन के अंदर देखें तो 310 केल्विन हो जाएगा। ये केल्विन के अंदर है, ये डिग्री के अंदर है, और ये फारेनहाइट के अंदर है। इट्स ओके। आगे चलता हूं, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा,
भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना, भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई है? तो ये यूके से ली गई है भी, यूके यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, ये करंट अफेयर का है। नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 79 नंबर क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा जानकारी बता दूं भी, ठीक है। बहुत से दोस्त कमेंट कर रहे थे भी सर बताइएगा जो आपकी पीडीएफ है क्लास की वो कहाँ पे मिलेगी। तो हमने एक ऐप लॉन्च किया है, ऐप का नाम है टारगेट हब। ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर के इस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। प्रत्येक क्लास की पीडीएफ है वो आपको इसी ऐप के माध्यम से मिलेगी और कहीं पे आपको नहीं मिलेगी। दूसरी बात ये है, आप जैसे ही डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद में रजिस्ट्रेशन कर लेना और वहां पे 5 स्टार रेटिंग देना भी, 5 स्टार रेटिंग देना ये आपसे रिक्वेस्ट है भी, ठीक है। और जितने भी पीछे आपकी क्लासें लगी है और उनकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड अभी तक नहीं करवाई गई है, तो जितने भी पीछे आपकी क्लासें लगी है उन सभी की पीडीएफ है वो आपको इसी पे मिलेगी और आगे जितनी भी क्लासें लगेगी उनकी पीडीएफ है वो आपको इसी ऐप के ऊपर ही मिलेगी। ये लोगो देख लो भी, ये लोगो अपना ही है, इसी चैनल का लोगो है, ठीक है। इसी लोगो के माध्यम से आपको अपलोड यहाँ पे इंस्टॉल करना है। बाकी टेस्ट सीरीज है वो जल्दी आपकी ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज आने वाली है और एनटीपीसी की भी 135 जो आपके पेपर हुए थे उन पेपरों की ही आपकी टेस्ट सीरीज बना दी जाएगी। जल्द ही वो भी आपकी टेस्ट सीरीज इसी एप्लीकेशन पे आने वाली है। तो आपको है वो इस मोड के अंदर है वो आपको पेपर देखने को मिलेगा। रेलवे एनटीपीसी पेपर पीडीएफ सीबीटी 1 2021 के अंदर ये पेपर हुए थे। ऑल पीडीएफ की जो लैंग्वेज है वो हिंदी मीडियम है, ठीक है, सारे के सारे हिंदी मीडियम है और ऑफिशियल आंसर की के साथ में है। जो मैं करवा रहा हूं वही पीडीएफ है वो आपको यहां पे मिलेगी, ठीक है। तो अभी डाउनलोड करें, 5 स्टार रेटिंग दीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं अब। इसमें एक रेलगाड़ी की चाल, एक रेलगाड़ी उनकी समान दिशा में 5 किलोमीटर पर घंटा और 7 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रहे 2 लड़कों को क्रमशः 6 सेकंड और 9 सेकंड में पूरी कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। अब देखो भी, कोई भी पोल है, खंबा है, कोई पोल या खंबा है, कोई आदमी को रेलगाड़ी पार करती है तो सापेक्ष लंबाई के लिए या फिर लंबाई के लिए क्या लेते हैं? तो रेलगाड़ी की लंबाई लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे अगर रेलगाड़ी है वो 5 किलोमीटर पर घंटे वाले आदमी को क्रॉस करे, चाहे वो 7 किलोमीटर पर घंटे वाले आदमी को क्रॉस करे, रेलगाड़ी की लंबाई तो समान ही रहेगी भी। तो दूरी यहां पे क्या है? इक्वल है, दूरी समान है। दूरी समान है तो ये सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी फिर? यानी उसी दिशा के अंदर वो दोनों आदमी जा रहे हैं और इसी दिशा के अंदर है वो आपकी ट्रेन जा रही है। तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? माइनस होगी। माइनस होगी तो मैंने रेलगाड़ी की चाल मान ली x और x मैंने माना है मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि यहाँ पे जो समय दे रखा है वो सेकंड के अंदर दे रखा। तो 5 किलोमीटर पर घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो। 5 इंटू मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18 से क्या करना पड़ेगा? आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपके पास में हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 25/18, ठीक है। दूसरा कन्वर्ट कर लो 7 वाला कन्वर्ट करोगे 7 5 35/18, तो ये आपके पास में आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। हमने चेंज कर लिया। अब सापेक्ष चाल x माइनस में 25/18, ये तो आपकी क्या है? सापेक्ष चाल आ गई, ठीक है। और ये क्या करता है? दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल गुणा समय होता है। चाल आ गई आपके पास में और समय कितना लग रहा है? इसको 6 सेकंड लग रहा है, तो 6 से गुणा कर दिया। ये क्या होगी? दूरी होगी, ठीक है। ये एक प्रकार से दूरी होगी और बराबर होगा ये x माइनस में 35/18 और ये तो है चाल, सापेक्ष चाल दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे समय लग रहा है 9, तो इसको 9 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दो। तो ये पहली कंडीशन के अंदर रेलगाड़ी की दूरी है और ये दूसरी कंडीशन के अंदर रेलगाड़ी की दूरी है, ठीक है। उसके बाद में अब देखो भी यहाँ पे 18, इसका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। ये बच गया 18x माइनस में 25 इंटू क्या है? 6 है और बराबर में यहाँ पे एलसीएम आ गया 18 और ये हो गया आपके पास में एक प्रकार से अगर अपन बात करते हैं तो 18x माइनस में 35,
इंटू 9। अब देखो भी 18 से 18 कैंसिल कर दो, उसके बाद में 6 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 18 छिक्का कितने होते हैं अभी, 18 5 90, 18 छिक्का 108, तो ये हो जाएगा आपका 108 x माइनस में 25 छिक्का 150 बराबर में 9 का इसके साथ में मल्टीप्लाई करवाओगे तो 9 8 72 7, 9 एकम 9 और 7 कितने होते हैं अभी, 9 और 7 16, 162 x माइनस का 9 5 45 का 5 4, 9 3 27, 27 और 4 कितने होते हैं 31 315। अब देखो भी इस 108 को इधर लेके आ जाओ तो ये आपके पास में 162 में से 108 जाएगा तो 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा और 15 में से 10 जाएगा तो आपके पास में 5 बचेगा, यानी 54x बराबर में ये 315 है, इसको इधर भेज दो तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 315 में से 150 जाएगा तो ये 5 बचेगा और 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा और यहाँ पे आपके पास में 2 में से 1 गया तो 165, ये कितना बचेगा 165 बचेगा। तो x बराबर आपके पास में कितना आ गया, तो 54 का इसके अंदर क्या कर दो, भाग लगा दो। 54 का इसके अंदर भाग लगाओगे तो ये आपके पास में क्या आ गई, एक प्रकार से रेलगाड़ी की चाल आ गई भी। रेलगाड़ी यानी x आपने माना क्या था, ट्रेन की चाल मानी थी, तो x यानी ये आपके पास में मीटर प्रति सेकंड आ गई, मीटर प्रति सेकंड आ गई। तो मान रख दो यहाँ पे मान रखोगे तो दूरी आ जाएगी, x का मान आपके पास में आ गया तो ये हो जाएगा 165/54 और माइनस में ये आपके पास में 25/18 और इंटू आपके पास में क्या करना है 6। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, 54 इसका एलसीएम आ गया, ये हो जाएगा 165 माइनस में 18 3 54 25 3 75 और इंटू क्या 6 है। अब ये हो जाएगा 6 कम 6 6 निम 54, 9 से कट गया और 5 में से 5 गया 0 और 16 में से 7 गया 9, 90 अपॉन में 9 तो ये आपके पास में कितना आ गया 10। तो यहाँ पे आपके पास में दूरी कितनी आ जाएगी 10 मीटर। तो ट्रेन की दूरी है वो 10 मीटर आ जाएगी, एक नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट, 2012 में IIT कानपुर में ताप विनियमित ग्रीन होम बनाने की प्रेरणा कहां से मिली थी, तो ये कोकून की संरचना से मिली थी। कोकून की संरचना एक नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो भी, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। तो भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है तो वो है पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये क्या है, भारतीय राज्य हैं जो कि बांग्लादेश की सीमा के साथ लगे हुए हैं या फिर बांग्लादेश से सटे हुए हैं। तो पश्चिमी बंगाल की सीमा बांग्लादेश से लगती है, असम की भी लगती है, मेघालय की भी लगती है, त्रिपुरा की भी लगती है और मिजोरम की लगती है। एक नंबर ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर होगा। अगला देखो भी, डिजिटल इमेज के संबंध में डीपीआई का पूर्ण रूप क्या है, तो डॉट्स पर इंच यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, इनमें से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती था। तो विश्व व्यापार संगठन यानी WTO से पहले कौन था भी, तो व्यापार एवं शुल्क पर सामान्य करार, ये WTO से पहले था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले कौन था, तो व्यापार एवं शुल्क पर सामान्य करार, 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी एक आदमी ने 2400 रुपए की एक मशीन खरीदी और उसे 10% की हानि पर बेच दिया, तो मशीन का विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। 10% की हानि को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो फ्रैक्शन हो जाएगी 1/10। कहने का मतलब 10 रुपए इसका क्रय मूल्य है, 1 रुपए की हानि पे बेचा, 9 रुपए इसका क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा। 2400 रुपए में खरीदी थी तो 10 का मान कितना हो गया, 10 का मान आपके पास में 2400, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 240। 9 में बेचती तो यहाँ पे 1 का मान 240 है तो 9 का मान कितना हो जाएगा, तो 0, 9 चौका 36, 3, 9 2 18 और 3 21, तो ये हो जाएगा 2160 रुपए। तो इसका विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 2160 आ जाएगा, जो कि 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारतीय ज्योतिर्विज्ञान परिषद की पहली महिला अध्यक्षता या फिर भारतीय ज्योतिर्विज्ञान परिषद की पहली महिला अध्यक्षा कौन है, तो वो हो जाएगा डॉक्टर GC अनुपमा, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय ज्योतिर्विज्ञान परिषद की अध्यक्ष पहली महिला कौन थी, तो डॉक्टर GC अनुपमा हो जाएगी।
अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब यहाँ पे आपको पाई चार्ट दे रखा है एक, और इस पाई चार्ट के अंदर है यदि उस वर्ष के दौरान आयात पर किया गया कुल व्यय है वो 1.72 करोड़ है, यानी इस टोटल के ऊपर है वो 1.72 करोड़ इसमें क्या किया गया है, निवेश किया गया है, व्यय किया गया है। तो अनाज और वस्त्र, तो आपका अनाज तो ये रहा और वस्त्र आपका ये रहा, तो पर कुल कितना व्यय किया गया ये आपको बताना है। टोटल जोड़ो भी, ये टोटल जोड़ोगे तो ये आपके पास में 1.9 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 2.3 है, फिर 2.5 है, और फिर 3 है, और फिर 3.5 है। सभी को जोड़ो, 5 और 5 10, 10 और 9 19, 19 और 3 22, 2, उसके बाद में 2 4 6 8 और 10 13 16 और 1 17, ये आ जाएगा 17.2 के बराबर। तो 17.2 बराबर कितना है, 1.72 है। टोटल हमने जोड़ा तो 17.2 आया, तो एक बराबर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 17.2 का क्या है, इसमें भाग लगेगा। पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 1 जीरो लग जाएगी, और यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या है, 2 जीरो लग जाएगी। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये कट जाएगा, तो आपके पास में मान कितना आ गया, 1/10 का मान आ गया, 1/10 मान आ गया। अब आपको ज्ञात करना है वस्त्र और अनाज का। वस्त्र और अनाज का ज्ञात करोगे तो यहाँ पे कितना है, 3.5 में 2.5 जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा ये, तो यहाँ पे 6 का मान ज्ञात करना है, तो ये 6 आ जाएगा, तो 0.6 आ जाएगा भाई, 0.6 और 0.6 करोड़, यानी ये करोड़ में दे रखा है तो 0.6 करोड़ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है वो आपको लाख में दे रखे हैं, ऑप्शन लाख में दे रखे हैं, तो यहाँ पे फिर कितना आ जाएगा, लाख के बात करूँ तो 60 लाख आ जाएगा, लाख की बात करूँगा तो 60 लाख आ जाएगा, और वैसे कितना आ जाएगा, 0.6 करोड़ आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी 2017 में कंपनी जड, 2017 में कंपनी जड 2017 ये रहा और कंपनी जड ये है, ठीक है। और 2014 में कंपनी वाई, 2014 में कंपनी वाई है वो ये है, का अनुपात कितना है। 2017 में कंपनी जड का 30 है रेशियो, और उसके बाद में वाई का कितना है, 35 है। 5 से काट दो, 5 का 30 और 5 7 35, 6:7 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, 6:7, जो कि एक 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। इसमें आपको बोला गया है भी इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा सही है, चलो देखते हैं। इसने बोला है, ये 2 नंबर ही देख लेते हैं। 2018 और 2017 में सभी दुकानों की कुल संयुक्त बिक्री समान थी। 2018 और 2017 के अंदर है वो टोटल दुकानों की जो बिक्री है वो समान थी। तो यहाँ पे देखते हैं भी, अब इसका ये 2017 वाला है, इसको काउंट कर लेते हैं, यानी ये हो जाएगा 85, 90, 75, 80 और 70। ये तो है 2017 का, और ये है 2018 का ये वाला, तो इनको अलग काउंट कर लेते हैं। ये है 90 आ जाएगा, फिर आपका 85 आ जाएगा, फिर 80 आ जाएगा, फिर 70 आ जाएगा, और फिर 75 आ जाएगा। अब जोड़ना नहीं है, 75 से 75 कैंसिल कर दो, 80 से 80 कैंसिल कर दो, 70 से 70 कैंसिल कर दो, 90 से 90 और 85 से 85 कैंसिल हो गए। इसका मतलब क्या हो गया, 0 बराबर 0। तो यहाँ पे 2017 और 2018 के अंदर है वो क्या है, दोनों कुल संयुक्त बिक्री है वो क्या थी, समान थी। तो 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है भी। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। इसके अंदर है वो 2 दे रखा है भी, यहाँ पे देखो। अब इसके अंदर दे रखा है सॉफ्टवेयर कंपनी द्वारा 2013-14 में अर्जित किया गया लाभ और 2014-15 में अर्जित किए गए लाभ का कितने प्रतिशत है। तो सॉफ्टवेयर कंपनी ने 2013-14 में कितना लाभ अर्जित किया, तो 2013-14 के अंदर है वो 380 का लाभ अर्जित किया, और 2014-15 ये रहा 2014-15 के अंदर है वो 290 का लाभ अर्जित किया। तो 2013-14 में अर्जित किया गया लाभ 2014-15 में अर्जित किया गया लाभ का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पे 380 अपॉन में 290, और प्रतिशत याद करना है तो 100 से गुणा कर दो। अब इसको सोल्व करोगे ना तो ये आपके पास 1.31 आ जाएगा, 1.31 है इसका लाभ हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब यहाँ पे आपको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 6, यानी पहले 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, और फिर 8 जोड़ेगा भी, और फिर यहाँ पे 10 जोड़ेगा, फिर 12 जोड़ेगा, और फिर 14 जोड़ेगा, और फिर 16 जोड़ेगा।
तो 59 के अंदर है वो 16 जोड़ दो भी, 9 और 6 15, 1 5 6 और 1 7 75 आ जाएगा, जो कि आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। इसमें बोला गया भी 4 में से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, वो आपको बताना है। हेलमेट सर के ऊपर पहना जाता है, टोपी है ये भी सर के ऊपर पहनी जाती है, पगड़ी है ये भी सर पे पहनी जाती है, बुर्का है ये पूरे शरीर के ऊपर पहना जाता है भी। तो 4 नंबर है वो इसमें क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अगला 92 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। 92 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं। अब इसके अंदर बताना भी क्या आएगा, देखो भी अब अगर अपन बात करते हैं 3, इन सभी को आप ऐड करो, 5 और 3 8 और यहाँ पे हो जाए 6 और 4 10, 10 और 18 बीच वाली संख्या आ रही है, 7 और 3 10 और 11 और 4 15, 15 और 10 25, इसी प्रकार से 12 और 13 टोटल कितने हो जाएंगे 25 और 10 और 5 15, 15 और 25 40। तो यहाँ पे आपका पर्सनवाचक स्नेह के स्थान पे 40 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे चलता हूं, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है असंगत आपको बताना है। ईंट, मोती, पान और हुक्म, ये क्या है, एक प्रकार से ईंट है, पान है, हुक्म है, ये पत्तों के नाम है भी। जो ताश के पत्ते होते हैं ना, उसमें 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, एक ईंट का पत्ता होता है, एक पान का पत्ता होता है, एक हुक्म का पत्ता होता है और एक चिड़ी का पत्ता होता है। लेकिन इसमें मोती अलग हो जाएगा भी, इसमें क्या है मोती अलग हो जाएगा, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये पत्ते का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अर्जुन अपने घर से 40 मीटर उत्तर की ओर चला, 40 मीटर उत्तर की ओर चला, ये लो। उसके बाद 50 मीटर पूर्व की ओर चला, तो ये लो 50 मीटर पूर्व की ओर चला। उसके बाद में 35 मीटर उत्तर की ओर चला, तो ये लो 35 मीटर उत्तर की ओर चला। और उसके बाद में 50 मीटर पश्चिम की ओर चला, तो 50 मीटर पश्चिम की ओर चलेगा, तो ये लो 50 मीटर पश्चिम की ओर चला गया। और वह इस बिंदु पर एक फल की दुकान से कुछ फल खरीदने के लिए रुका, यहाँ पे फल की दुकान अभी, वहां पे रुक गया। फिर वह 40 मीटर उत्तर की ओर चला, तो 40 मीटर उत्तर की ओर चला गया। अब इसने बोला भी फलों की दुकान से अर्जुन का घर कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो फलों की दुकान तो यहाँ पे है और यहाँ से इसका घर है वो दक्षिण दिशा में हो जाएगा। 40 ये है दूरी और 35 ये है, 35 और 40 75, तो यहाँ पे 75 मीटर और दक्षिण में है। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे आपको बताना है क्या आएगा। अब इसके अंदर देखो भी बात करते हैं, यहाँ पे 2-2 का पेयर बना लो आप। 2-2 का अगर आप पेयर बनाओगे तो योग हो रहा है क्या, 35 और 42 को जोड़ो भी, 35 और 42 को जोड़ोगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 5 और 2 7 और 7 77 हो गया। और यहाँ पे ये कितना हो रहा है ये आपके पास में 35 और 42 का बना लिया। अब 31 और 56 का बनाओगे तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, ये आपके पास में हो जाएगा एक प्रकार से 7 और 87 का, यानी ये 87 आ गया और ये 77 आ गया ना। हाँ, अब इनका आप योग करो, ये हो जाएगा 35 और 33, तो ये हो जाएगा 8 और 6 68 आ गया। ये तो कोई लॉजिक नहीं लगा भैया। तो इसके बीच में अंतर अगर अपन देखें तो अंतर भी यहाँ पे सही नहीं है भी। अब इसके अंदर देखो भी यहाँ पे अपन बात करते हैं, अब इनको जोड़ो भी आप। जोड़ोगे कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 35 और 35 को जोड़ो पहले, इसका योग कितना आएगा 70 आएगा। अब 33 और 42 को जोड़ो, कितना आएगा योग, तो 3 और 2 5 और ये हो जाएगा 4 और 3 7, यानी 75 हो गया। अब इनको जोड़ो, एक प्रकार से देखें तो यहाँ पे 5 का अंतर आ गया, तो यहाँ पे भी 5 का अंतर आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे 80 आएगा। फिर तो 49 और 31 कितने होते हैं 80 होते हैं। फिर यहाँ पे कितना आएगा, फिर यहाँ पे 5 का अंतर आएगा तो 85 आना चाहिए। अब 85 में से 56 निकाल लो, तो ये आपके पास में 15 में से 6 गया 9 और ये हो जाएगा 7 में से 5 गया 2, यानी 29 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 70 75 80 85 इस प्रकार से ये सीरीज बन रही है एक। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है, ये थोड़ा सा जूम कर लेता हूं मैं, ये लो। अब ये है 3 1 3 2 और ये है 1 3 2 3 और यहां पे बताना है क्या आएगा। अब देखो भी, अब अपन बात करते हैं 3, ये 3 किसके लिए आया है, ये पहले वाले 3 है ना, इसने ये लिख रखा है 3 1 3 2 इस प्रकार से लिखा है भी। अब ये पहले वाले 3 है ना, वो इस किसके लिए आया है, ये वो ब्लैंक वर्ग के लिए आया है।
जो खाली वर्ग है ना उनके लिए 3 आ गया, और उसके बाद में एक आया है, वो क्या है, जो डार्क जो आपका वर्ग है उसके लिए आ गया, और 3 है वो आपके त्रिभुज के लिए आ गए, और उसके बाद में 2 है वो आपके सर्कल के लिए आ गए। ठीक है, अब यहां पे 3 किसके लिए आएगा, तो 3 है वो यहां पे पहले लिखा क्या था इसने, ब्लैंक जो वर्ग है वो लिखे थे, तो यहां पे ब्लैंक कितना है वर्ग है, 1 है तो 1 आएगा, और उसके बाद में 3 जो डार्क वर्ग कितने हैं, तो 3 है तो 3 आएगा, उसके बाद में त्रिभुज कितने हैं यहाँ पे, तो त्रिभुज 2 है तो फिर 2 आएगा, और फिर यहाँ पे सर्कल कितने हैं, 3 है तो 3 आएगा। इसी प्रकार से ब्लैंक वर्ग कितने हैं, यानी खाली वर्ग 2 हैं, और फिर ब्लैक जो डार्क वर्ग है वो कितने हैं, वो भी 2 हैं, और उसके बाद में त्रिभुज कितने हैं, 3 है, और उसके बाद में सर्कल कितने हैं, 2 है, तो सर्कल 2 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका यहाँ पे 22 32 आ जाएगा भाई। 22 32 पहले क्या है, पहले इसने जो खाली वर्ग है उसको काउंट किया, वो लिख दिया, उसके बाद में जो डार्क किए हुए, जो काले किए हुए डार्क किए हुए जो आपके वर्ग है उसको लिखा, उसके बाद में जो त्रिभुज है उसको लिखा, और उसके बाद में सर्कल को लिखा। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। सभी को गुणा कर रहा है अभी, ये गुणा कर दो, आप गुणा करोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा एक प्रकार से 3 और 7 का गुणा कर दो, 3 7 21 माइनस कर दिया 1, इसी प्रकार से 7 5 35, ये 24 आ रहा है अभी, ये तो नियम नहीं लागू होगा। अगर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, जोड़ो भाई, जोड़ोगे तो ये हो जाए आपके पास में 7 और 3 10 होते हैं अभी, 7 और 3 10, और 10 को फिर क्या कर दिया, 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार से 5 और 7 कितने होते हैं, 12 होते हैं, 12 का फिर दुगुना कर दिया 24। इसी प्रकार से 4 और 16 कितने होते हैं, 20, और 20 का दुगुना करोगे तो 40। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो यहाँ पे बोला गया भी जितेश के बहनोई बहन की जिसके साथ शादी हुई है वो बहनोई होता है भी। तो जैसे जितेश है, जितेश का बहनोई यानी जितेश की बहन का पति, जितेश के बहन का पति कौन है, तो यहाँ पे JAGDIS जगदीश है, यानी जितेश के बहनोई जगदीश है ना, वो सुरेश के ससुर हैं। सुरेश का क्या है, ये ससुर है। ठीक है, बहनोई ये इसका ससुर हो गया, ये जितेश है, जितेश का बहनोई है जगदीश। ठीक है, और उसका जगदीश है वो सुरेश का ससुर है, सुरेश का ससुर है। इसका मतलब क्या हो गया भी, जगदीश की लड़की है, जगदीश की लड़की की शादी है वो किसके साथ हुई है, सुरेश के साथ हुई है, तभी सुरेश है वो तभी सुरेश का ससुर कौन हुआ, जगदीश हुआ। अब इसने बोला है भी सुरेश की पत्नी कहने का मतलब जगदीश की लड़की का जितेश के साथ में क्या रिलेशन है, तो जितेश के साथ में क्या रिलेशन हो जाएगा, भांजी का हो जाएगा भी, मामा भांजी का हो जाएगा, क्योंकि यहां पे इसने अपनी बहन की शादी है वो किसके साथ की, जगदीश के साथ की, यानी जितेश ने अपनी बहन की शादी है वो जगदीश के साथ में की थी, और जगदीश ने अपनी लड़की की शादी है वो सुरेश के साथ में की थी। तो अब इसका मतलब ये हो गया भी जितेश ने अपनी बहन की शादी जगदीश के साथ में की थी, तो बहन की लड़की के जितेश क्या लगेगा, मामा लगेगा, तो वही यहाँ पे पूछा है भी इसने, तो मामा भांजी का रिलेशन होगा, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, अब इसके अंदर बोला गया भी प्रत्येक फल कीड़ा है, प्रत्येक फल है वो किसके अंदर आ जाएगा भी, कीड़े के अंदर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो भी, कुछ फल जूते हैं, कुछ फल है वो आपके जूते हैं, तो फल वाले को जे से जूते वाला काट जाएगा, और कुछ जूते हैं वो कीड़े हैं, तो कुछ जूते हैं वो आपके कीड़े हैं, तो ये कीड़े वाले को भी काट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। और वे सभी जूते जो कीड़े हैं फल नहीं है, वे सारे के सारे जो जूते हैं, वे सभी जूते जो कीड़े हैं
वो क्या है, फल नहीं है। तो ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है वो क्या है आपका, वो एक प्रकार से फल है। ये जो सारे सारे जो आपके जूते हैं वो एक प्रकार से कीड़े हैं, और कीड़े हैं वो क्या है, फल नहीं है। तो ये वाला फल नहीं है, ठीक है। अब देखो भी पहला इसके अंदर कौन सा निष्कर्ष नहीं किया जा सकता, ये देखना है भी कौन सा निष्कर्ष नहीं किया जा सकता। तो पहला देखो, पहला इसके अंदर है भी सभी कीड़े फल नहीं है। सारे के सारे जो के से कीड़े हैं वो फल नहीं है, बिल्कुल सही बात है। भी सारे के सारे फल कीड़ों के अंदर आ गया, लेकिन सारा का सारा कीड़ा फल के अंदर नहीं आया, तो ये बिल्कुल सही है। अगला देखो भी कुछ जूते जो कीड़े हैं वो फल नहीं है। कुछ जो जूते हैं वो कीड़े हैं, वो फल नहीं है। तो ये जो मैंने डायरेक्ट किया है ये क्या है, जूते कीड़े हैं लेकिन फल नहीं है, बिल्कुल सही बात है। कुछ कीड़े जूते हैं, कुछ जो आपके कीड़े हैं के से कीड़े हैं वो क्या है, जूते हैं, बिल्कुल सही है। अभी ये जो मैंने डायरेक्ट कर रखा है ये क्या है, कुछ जूते हैं जो कि क्या है, कीड़े हैं। उसके बाद में अगला देखा है इसने, अगला इसने बोला है प्रत्येक फल जो जूता है कीड़ा नहीं है। प्रत्येक फल, प्रत्येक जो आपका फल है, ये जो फल है ये जो कीड़ा है वो क्या है, प्रत्येक फल जो जूता है, यानी ये जो यहाँ पे मैंने कट किया है ये क्या है, कीड़ा नहीं है, ये इसने बोला है। क्यों भी, कीड़े वाले के अंदर तो आ रहा है, यानी सारा का सारा फल है वो कीड़े वाले के अंदर आ रहा है। तो जूता वाला जो डायग्राम कीड़े वाले को काटेगा, फल वाले को काटेगा, तो वो क्या है, कीड़े वाले में भी आएगा। लेकिन ये बोल रहा है भी कीड़ा नहीं है, तो ये बात गलत हो जाएगी, ये निष्कर्ष नहीं है, ये निष्कर्ष गलत है, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर इसने लिखा है LION, इसको क्या लिखा है इसने, OLRQ लिखा है। अब देखो भी इसने क्या किया, पहले +3 किया, 12 और 3 15, और 9 और 3 12, और 15 और 3 18, और ये हो जाएगा 18 और 3 17। 3 3 प्लस कर रहा है तो यहाँ पे भी 3 प्लस कर दो, तो 3 और 3 6, और 1 और 3 4, 4 पे क्या आ जाएगा D, और 13 और 3 16, 16 पे P आ जाएगा, और 5 और 3 8, 8 पे आ जाएगा H, और L और 3 यानी L आता है 12 पे, 12 और 3 15 यानी O आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और सॉल्व किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चंस में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करना, भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले, उन्हें भी पता लगे भी रेलवे NTPC में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और उसे कैसे सोल्व करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहने वाली है वो क्लास रहेगी 23 जनवरी 2021 को, जो 3 बजे पेपर हुआ था, उस पेपर का अपन नेक्स्ट क्लास में सोल्यूशन करने वाले हैं। और इस क्लास की जो PDF है वो आपको यहाँ पे अपनी ऐप के ऊपर मिलेगी भी, और अपनी ऐप का जो नाम है वो है टारगेट हब, चैनल के नाम से ही अपनी ऐप है। और इस ऐप को आप इंस्टॉल कीजिएगा और 5 स्टार रेटिंग दीजिएगा, और सारे के सारे जो NTPC के टेस्ट सीरीज हैं वो भी इसी के ऊपर आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, और ग्रुप D की जो टेस्ट सीरीज आने वाली है वो इन्हीं के ऊपर आपको मिलने वाली है। और जो सारी की सारी PDF है क्लासों की, वो सारी की सारी PDF आपको इसी टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगी। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।